हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम कवर करेंगे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की यूनिट 1। इस यूनिट में मैंने सारे के सारे टॉपिक्स कवर करवाए हैं, जितने भी AKTU सिलेबस के अंडर जितने भी इस यूनिट में टॉपिक्स आते हैं। सो प्लीज़ थोड़ा सा भी इसे मिस आउट मत करना, एंड तक स्टिक रहना, क्योंकि लास्ट में मैं बताने वाली हूँ नोट्स कैसे एक्सेस करने हैं। आपको सारे नोट्स फ्री में मिल जाएंगे, पूरा मटेरियल अच्छे से लिखा हुआ है। तो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं इस यूनिट को। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा है, अब जैसे ही इसका नाम है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, सब्जेक्ट का नाम, तो हमें सॉफ्टवेयर के बारे में तो पता होना चाहिए कि भाई सॉफ्टवेयर होता क्या है। तो देखो, सॉफ्टवेयर क्या होता है, हमारी बहुत सारे प्रोग्राम्स या फिर डेटा, कोई भी इंस्ट्रक्शन हो गई, उन सब का एक कलेक्शन जो कंप्यूटर को बताता है कि काम कैसे होगा। मतलब एक गाइडेंस होता है, जैसे कि हमारी लाइफ में हमारे टीचर्स होते हैं या फिर हमारे पेरेंट्स होते हैं जो हमें गाइड करते हैं। बचपन से तो हमें कुछ भी चीज़ें करनी नहीं आती ना, कोई तो गाइड हमें करता है। सो सेम काम यहाँ पर सॉफ्टवेयर का होता है कि ये क्या होता है, एक कलेक्शन होता है। हमारे बहुत सारे प्रोग्राम्स हो गए, डेटा हो गया, इंस्ट्रक्शंस हो गई, तो जितनी भी चीज़ों का कलेक्शन होता है वो कंप्यूटर को बताता है कि भाई कैसे कैसे काम होगा, कब काम होगा, क्या काम होगा। एंड द सेकेंड मोस्ट थिंग इज़ कि हार्डवेयर की तरह सॉफ्टवेयर हमारा इंटैंजिबल होता है, हार्डवेयर की तरह नहीं होता। सॉफ्टवेयर क्या होता है, पूरा का पूरा हार्डवेयर के ऊपर डिपेंड होता है, क्योंकि सॉफ्टवेयर वर्क ही हार्डवेयर के ऊपर करता है। सो इट रन्स ऑन द हार्डवेयर टू परफॉर्म द टास्क। अब एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं। भाई सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल क्या है, हमारा एक कैलकुलेटर का ऐप। अगर हम कोई भी ऐप बना रहे हैं, जितने भी आप अपने मोबाइल फ़ोन में जितनी भी एप्लीकेशंस को यूज़ करते हैं, वो सब क्या है, एक सॉफ्टवेयर है। तो सॉफ्टवेयर की अगर मैं बहुत ही सिंपल सी लैंग्वेज में बात करूँ तो वो क्या है, एक हमारे प्रोग्राम प्लस उसकी डॉक्यूमेंटेशन। तो ये कभी कभी 2-3 नंबर में पूछ लिया जाता है, प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर के बीच में डिफरेंस क्या है। तो देखो, प्रोग्राम क्या है, हमारी कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं, मतलब कुछ ऐसी इंस्ट्रक्शंस जिनकी हेल्प से हम सॉफ्टवेयर को बनाते हैं। लेकिन सॉफ्टवेयर क्या है, बहुत सारे प्रोग्राम्स की हेल्प से हम एक सॉफ्टवेयर को बना पाते हैं। बेसिक से एग्जांपल ले लो, कोई भी आप ऐप बना रहे हो, उसका फ्रंट एंड अलग लिखोगे, बैक एंड अलग लिखोगे, उसका डेटाबेस का सिस्टम पूरा अलग लिखा जाएगा। लेकिन अगर कोई भी छोटा सा एक प्रोग्राम बना रहे हो, फॉर एग्जांपल आप कैलकुलेटर का कोड लिख रहे हो, एक ही कोड आपको लिखना पड़ेगा। सो प्रोग्राम क्या है, हमारी बहुत सारी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, लेकिन सॉफ्टवेयर क्या है, कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम। अब प्रोग्राम का स्कोप क्या होता है, बहुत छोटा सा और स्पेसिफिक स्कोप होता है, लेकिन सॉफ्टवेयर का बहुत ही बड़े लेवल पर लार्ज और कंप्लीट सिस्टम में इसका स्कोप होता है। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ तो प्रोग्राम का एग्जाम्पल क्या है, कैलकुलेटर का कोड, वाइल सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल क्या है, हमारा कोई भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या फिर एक विंडो को, किसी भी सॉफ्टवेयर का आप नाम लिख सकते हो यहाँ पर। अब फंक्शन क्या है प्रोग्राम का, कि ये एक ही काम करता है, लेकिन सॉफ्टवेयर हमें बहुत सारे फीचर्स को प्रोवाइड करता है। अगर आप किसी ऐप की ही बात करो, कोई शॉपिंग वेबसाइट, ई-कॉमर्स वेबसाइट की ही बात कर लेते हैं, हमारे पास बहुत सारी कैटेगरीज होती है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हम वहाँ पर खरीद सकते हैं। तो सब प्रोग्राम हमारे एक ही काम करते हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर में हमें बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं। अब रिलेशन क्या है इन दोनों में, कि प्रोग्राम हमारा पार्ट है सॉफ्टवेयर का, लेकिन सॉफ्टवेयर क्या है, बहुत सारे प्रोग्राम से मिलकर बने। तो एक बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैं बोलूँ तो प्रोग्राम क्या है, हमारा एक चैप्टर है बुक का, लेकिन सॉफ्टवेयर हमारी एक पूरी की पूरी किताब है। चलो बात कर लेते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की। अब चैप्टर हमने यहाँ पे पढ़ने वाले हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बारे में। तो भाई सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या है, सॉफ्टवेयर तो हमने देख लिया, सॉफ्टवेयर के बारे में भी हमने जान लिया। अब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या है, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हमारा एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है, डिज़ाइनिंग, डेवलपिंग, टेस्टिंग। मतलब अगर कोई हमें कस्टमर आके एक सॉफ्टवेयर बनाने के लिए बोलता है, तो कैसे हम उस चीज़ को प्लान करेंगे, कैसे हम उस चीज़ को डिज़ाइन करेंगे, कैसे टेस्टिंग होगी, कैसे उसे मेंटेन करेंगे, कौन कौन सी इंजीनियरिंग टेक्निक्स हम उस पर लगाएंगे ताकि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो बहुत ही रिलायबल बने, एफिशिएंट बने और यूज़र की रिक्वायरमेंट को मीट करे। तो उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग किस चीज़ से बना है, देखो पूरा नाम से ही पता चल रहा है, सॉफ्टवेयर प्लस इंजीनियरिंग। अभी सॉफ्टवेयर के बारे में हमने पीछे पढ़ा, सॉफ्टवेयर क्या है, कंप्यूटर को बताता है क्या क्या करना है। इंजीनियरिंग क्या होता है, सो इंजीनियरिंग इज़ ऑल अबाउट नए नए हम प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। देखो सॉफ्टवेयर तो कंप्यूटर को बता रहा है क्या क्या काम करना है, लेकिन इंजीनियरिंग क्या होता है, वो टूल्स एंड टेक्निक्स, कौन कौन सी हम चीज़ें बनाकर उस चीज़ को थोड़ा अलग बना रहे हैं, एफिशिएंट बना रहे हैं। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टर्म मार्केट में क्यों आई, ताकि हमारा जो यूज़र है उसे हम बजट फ्रेंडली और एक क्वालिटी प्रोडक्ट बना के दे दें, मतलब कम दाम में बहुत ही अच्छा सामान हम उसे बना कर दे दें। तो इसके ऑब्जेक्टिव्स या फिर नीड्स कुछ भी आपसे पूछ लिया जा सकती है कि भाई सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की नीड क्यों पड़ी थी या फिर इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। तो पहली चीज़ तो बहुत ही बड़े बड़े और कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट, फॉर एग्जांपल हमारे पास बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट आ गया और हम उसे नहीं मैनेज कर पाएंगे अगर हमारे पास पूरी प्लानिंग नहीं होगी, कैसे हमें टेस्ट करना है, हमें कुछ उसके बारे में नहीं पता होगा। सो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स और कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स को मैनेज करना वाज टू डिफ़िकल्ट, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ने उसे बहुत ही आसान कर दिया। अब क्या है,
उसकी क्वालिटी और रिलायबिलिटी को इम्प्रूव कर देता है, उसकी कॉस्ट और टाइमिंग को भी रिड्यूस कर देता है। मतलब बिना प्लानिंग के जो टाइम हमें लग रहा था, अब हमारे पास ज़्यादा समय है उसे बनाने के लिए, हम कम टाइम में उस चीज़ को बना पा रहे हैं और कम पैसों में उसे बना पा रहे हैं। एंड ऑल्सो टू मेक सॉफ्टवेयर ईजी टू मेंटेन, अब बहुत ही ईजीली हम उसे मेंटेन और अपडेट कर पा रहे हैं। एक सिस्टमैटिक और ऑर्गेनाइज्ड वे हमने बना लिया है अपनी चीज़ों को डेवलप करने के लिए। एंड द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़, पहले जो सॉफ्टवेयर बिना सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टेक्निक्स को यूज़ करें हम कुछ सॉफ्टवेयर को बनाते थे, तो ज़रूरी नहीं था कि वो यूज़र की रिक्वायरमेंट को सही से मीट करे और उसके बाद क्या हमारा पूरा प्रोजेक्ट एकदम ख़राब हो जाता था। लेकिन यहाँ पर ये श्योरिटी देता है कि वो यूज़र की रिक्वायरमेंट्स को एकदम मतलब काफ़ी हद तक मैच कर देगा। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, एक अच्छा सॉफ्टवेयर कैसा होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए, मतलब उसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, एकदम सही होना चाहिए। रिलायबल होना चाहिए, रिलायबल का मतलब क्या है, बिना किसी फेलियर के वो अच्छे से काम करे। एफिशिएंट होना चाहिए, एफिशिएंट का मतलब क्या है कि बहुत ही कम टाइम में अच्छे से हमारा वो बन जाए और अच्छे से वो प्रॉपरली वर्क करे। यूजेबिलिटी का मतलब क्या है, अगर हम किसी को सॉफ्टवेयर बना कर दे रहे हैं तो वो इजीली, वो नॉन टेक पर्सन हो या कोई भी आम इंसान हो, बहुत इजीली उसे सीख जाए, सॉफ्टवेयर को यूज़ करना सीख जाए, बहुत ही इजी टू लर्न उसका प्रोसेस होना चाहिए। मेंटेनेबिलिटी मतलब हर एक टाइम टू टाइम वो मॉडिफाई हो रहा है, उसमें अपडेट्स हो रहे हैं और उसके बग्स साथ के साथ फिक्स हो रहे हैं। पोर्टेबिलिटी का मतलब क्या है, आप कोई भी ऐप को यूज़ करते हो, किसी भी मतलब अमेज़ॉन का एग्जांपल हम ले लेते हैं, आप अपने मोबाइल पर चलाते हो वो मोबाइल पर भी वर्क कर जाता है, आप अपने लैपटॉप या कंप्यूटर पर चलाते हो वहाँ पर भी वो वर्क कर जाता है। सो पोर्टेबल का मतलब है कि वो अलग अलग प्लेटफॉर्म, अलग अलग डिवाइसेस पर भी काम करना चाहिए। जो भी हम सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, ये नहीं कि सिर्फ वो मोबाइल में ही काम कर रहे हैं, फिर एक पर्टिकुलर ही गूगल पर ही काम कर रहा है, क्रोम पर काम ही नहीं कर रहा है। सो एक सॉफ्टवेयर हमारा पोर्टेबल होना चाहिए। सिक्योरिटी, देखो हमारा यूज़र का डेटा एक बहुत ही प्राइवेसी वाली चीज़ होती है, वो इन्वेड नहीं होनी चाहिए आपके सॉफ्टवेयर से। अगर प्राइवेसी कहीं से इन्वेड हो रही है तो यूज़र उसे यूज़ नहीं करेगा। सो सिक्योरिटी आपके सॉफ्टवेयर में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट है स्केलेबिलिटी, मतलब अगर थोड़ा ज़्यादा वर्कलोड आ गया तो हमारा सॉफ्टवेयर उसे हैंडल कर पाए। अब सॉफ्टवेयर के होते हैं 3 कंपोनेंट, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है काफ़ी बार। 7 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा गया है कि सॉफ्टवेयर के कंपोनेंट्स बताओ, व्हाट आर सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स, साथ के साथ उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी पूछ ली जाती है। सो पहला हमारे पास 3 कंपोनेंट हैं, जिसमें पहला कंपोनेंट आता है प्रोग्राम। तो प्रोग्राम क्या है, प्रोग्राम इज़ अ कलेक्शन ऑफ सोर्स कोड एंड द ऑब्जेक्ट कोड। देखो बचपन से हम प्रोग्राम के बारे में पढ़ते आ रहे हैं और अभी भी हमने देखा था पीछे सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम के डिफ्रेंशिएशन में कि भाई प्रोग्राम क्या है, हमारी बहुत सारी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं। तो ये बेसिकली क्या होता है, एक सोर्स कोड और एक ऑब्जेक्ट कोड का कलेक्शन होता है जो कि लिखा जाता है कोई पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए। बेसिकली अगर हम बहुत ही इजी लैंग्वेज में बोले तो सॉफ्टवेयर जो होता है उसका एक सबसेट होता है, क्योंकि सॉफ्टवेयर तो हमारे बहुत सारे प्रोग्राम से मिलकर बना होता है। अब दूसरा कंपोनेंट जो सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स का आता है वो है सॉफ्टवेयर डॉक्यूमेंटेशन। सॉफ्टवेयर डॉक्यूमेंटेशन का मतलब क्या है, देखो नाम से ही हमें पता चल रहा है डॉक्यूमेंट आ रहा है, तो इसमें सारी चीज़ें होंगी, कैसे हम उसे डिज़ाइन कर रहे हैं, क्या क्या हमें नीड है, कौन कौन सी कोडिंग की ज़रूरत पड़ेगी, क्या क्या टेस्टिंग होगी उसके अंदर, कैसे हम उसे मेंटेन कर पाएंगे। तो अगर हम कोई अच्छा सॉफ्टवेयर बना रहे हैं उसमें SRS का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब ये सारी डॉक्यूमेंटेशन तो होनी चाहिए। पहली चीज़ SRS के बारे में हम आगे फर्दर चैप्टर में बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं, तो मैं यहाँ पर ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी। नेक्स्ट जो भी हम अपना सॉफ्टवेयर बना रहे हैं उसका काफ़ी अच्छा डिज़ाइन बनाएं। डिज़ाइन अगर अच्छा होगा तो कोडिंग उतनी ही अच्छी होगी और जितनी अच्छी कोडिंग होगी उतनी ही अच्छे से हम उसे टेस्ट कर पाएंगे। अब तीसरा कंपोनेंट हमारा आता है ऑपरेटिंग प्रोसीजर। तो यहाँ पर क्या है, हमारा सॉफ्टवेयर बन चुका है, मतलब जो भी हमने ऊपर सॉफ्टवेयर बनाया है हम मान लेते हैं कि हमारा सॉफ्टवेयर बन चुका है। अब सॉफ्टवेयर तो बन गया, अगर हम सामने वाले को पकड़ा रहे हैं जिसने भी हमें सॉफ्टवेयर बनाने के लिए दिया है, तो वो उसके लिए भी तो वो ईजी टू यूज़ होना चाहिए। उसे भी तो हमने बताना है कि भाई इसे कैसे कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे कैसे इसे यूज़ करना है। अगर कोई हमें सॉफ्टवेयर बनवा रहा है तो हमारा काम सिर्फ ये तो नहीं होगा कि भाई इसे सिंपल उसे सॉफ्टवेयर बना के दे देना। अब हमें बताना भी तो पड़ेगा, अगर हमने कुछ बनाया है तो इसे यूज़ कैसे करते हैं, इसे इंस्टॉल कैसे करना है अपने सिस्टम पर, कौन कौन सी चीज़ों पर ये इंस्टॉल हो सकता है, मतलब क्या पता वो विंडोज़ के लिए हो, मैक के लिए ना हो, तो वो सारी चीज़ें हमें बतानी पड़ेंगी। तो जनरली हम 2 तरीके यहाँ पर यूज़ करते हैं। पहले 2 मैनुअल्स होती हैं, पहली होती है यूज़र मैनुअल। यूज़र मैनुअल क्या है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर बता रही है कि कैसे हमें सॉफ्टवेयर को यूज़ करना है, कैसे स्टेप 1 ऐसे करो। मतलब आप काफ़ी बार कुछ प्रोडक्ट्स खरीदते होगे, मतलब कोई भी एक प्रोडक्ट ले लो, देन आप उसे ओपन अप करते हो तो एक छोटी सी बुक मैनुअल आपको मिलती है, तो उसे ही हम यूज़र मैनुअल बोलते हैं। वो बुक मैनुअल क्या करती है, सारी चीज़ों को बताती है कि भाई ऐसे स्टेप 1 पहले से ओपन करो, देन आफ्टर दैट यू हैव टू यूज़ इट लाइक
दैट। तो वो सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप बताने वाली प्रोसेस को हम बोलते हैं यूज़र मैनुअल। अगली हमारे पास आती है ऑपरेशनल मैनुअल। अब ऑपरेशनल मैनुअल क्या करती है, ये हमें बताती है उसकी स्पेसिफिकेशन और टेक्निकल कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब क्या क्या फ़ायदे होंगे, क्या क्या इसके अंदर चीज़ें हैं। मतलब दो तरीके की मैनुअल हमने देनी है यहाँ पर, पहली यूज़र और दूसरी ऑपरेशनल मैनुअल। अब अगली चीज़ हमारे पास आती है हिस्ट्री या फिर इवोल्यूशन ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। कैसे कैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हमारी इवॉल्व हुई। तो देखो इसकी हिस्ट्री स्टार्ट होती है 1960 से बेसिकली जो माना जाता है, लेकिन इसका ओरिजिन हुआ था 1945 में। 1945 से 1965 तक इसका ओरिजिन को माना जाता है। तो ऑफिशियल जो टर्म थी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वो यहीं से स्टार्ट हुई थी। बेसिकली 1960 से रिकॉग्नाइजेशन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को मिली थी। देन आफ्टर दैट 1965 से 85 के बीच में एक सॉफ्टवेयर क्राइसिस हुआ था। सॉफ्टवेयर क्राइसिस का मतलब है बहुत ही इस टाइम पीरियड में बहुत सारे सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स फेल हुए थे। रीज़न हम इसके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि सॉफ्टवेयर हमारे फेल हुए थे, कैसे कैसे हुए थे, क्या हुआ था। उसके बाद 1990 से 99 के टाइम पर एक इंटरनेट इरा आ गया था। मतलब अब सबके पास इंटरनेट था, सबके पास मतलब जितनी भी सॉफ्टवेयर रिलेटेड कंपनीज थी सबके पास इंटरनेट था, और वो इंटरनेट को काफ़ी अच्छे से यूज़ कर रहे थे अपने सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए। आफ्टर दैट 2000 से 2015 में एक लाइट वेट मेथोलॉजीज आ गई थी, मतलब छोटे छोटे वर्जन आ गए थे हमारे सॉफ्टवेयर के। और 2010 से आज तक हम बहुत ही मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ पे ऊपर काम कर रहे हैं, जैसे कि AI हो गया, ML हो गया, डेटा एनालिटिक्स हो गया, क्वांटम हो गया, और हमारे कंप्यूटिंग हो गई। मतलब बहुत सारी हमने एडवांस टेक्नोलॉजीज़ को रिकॉग्नाइज़ कर लिया, और अभी तक हम इन्हीं के ऊपर ही काम कर रहे हैं, और इन्हीं को और भी ज़्यादा रिकॉग्नाइजेशन मिल चुकी है, इन्हीं के ऊपर ही इवोल्यूशन हो रहा है। अब जैसे मैंने बताया था कि भाई सेकेंड फेज़ जो थी हमारी हिस्ट्री की, वहाँ पर था सॉफ्टवेयर क्राइसिस। सॉफ्टवेयर क्राइसिस एक अपने आप में टॉपिक है इस यूनिट में। तो सॉफ्टवेयर क्राइसिस क्या है? सॉफ्टवेयर क्राइसिस का मतलब है एक बहुत ही सीरियस सिचुएशन फेस करी थी लोगों ने 1960 के बाद। जब सॉफ्टवेयर का ऑफिशियल टर्म स्टार्ट हो गया था, उसके बाद बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स फेल हुए थे। अब वो प्रोजेक्ट क्यों फेल हुए थे, उनका रीज़न हम देखते हैं। देखो क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ उन लोगों ने फेस करी थी। वो टाइम टू टाइम पे प्रोजेक्ट नहीं बना पा रहे थे, बजट उनका इतना नहीं जा रहा था, तो बहुत सारी लिमिटेशंस आई थी। तो रीज़न्स क्या क्या हैं हमारे सॉफ्टवेयर क्राइसिस के? प्रॉब्लम ऑफ स्केल, मतलब स्केलिंग की प्रॉब्लम हो रही है। हमारे पास बहुत ही बड़े बड़े सॉफ्टवेयर हैं, लेकिन वो हमारे सिस्टम के साथ स्केल अप नहीं कर पा रहे हैं। लैक ऑफ प्रॉपर प्लानिंग, मतलब हमने प्रॉपर प्लानिंग ही नहीं करी है। हमें नहीं पता कि भाई मतलब हमने कोई प्रोजेक्ट बना लिया, प्रोजेक्ट बनाने के बाद हमने उसे टेस्ट भी करा, लेकिन एक्चुअली में हमें नहीं पता था उसकी टेस्टिंग कैसे होनी है। हमारे अकॉर्डिंग वो प्रोजेक्ट वर्क कर रहा है, लेकिन जब हमने मार्केट में उसे लॉन्च करा तो वो नहीं वर्क कर पा रहा था, और मार्केट में वो फेल हो जा रहा था। सो प्रॉपर प्लानिंग की यहाँ पर बहुत बड़ा इशू आ रहा था जो आ रहा था। अगला है हमारा नो स्टैंडर्ड डेवलपमेंट मेथड, मतलब एक प्रॉपर स्टैंडर्ड मेथड नहीं था। अगर किसी भी काम को हम शुरू कर रहे हैं तो उस काम के लिए एक प्रॉपर स्टैंडर्ड्स जो डिफ़ाइन होते हैं वो प्रॉपर कोई ऐसा स्टैंडर्ड नहीं था। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा पुअर थी। कोई कॉस्ट एस्टिमेशन, कोई टाइम एस्टिमेशन, कोई रिसोर्स एस्टिमेशन, कुछ भी अच्छे से कंट्रोल नहीं था। इनएडिक्यूट टेस्टिंग्स, मतलब एरर्स आ रहे थे टेस्ट डिलीवर करने के बाद भी, टेस्टिंग अच्छे से नहीं हो पा रही थी। रैपिड ग्रोथ ऑफ कंप्यूटर यूज़, मतलब कंप्यूटर की डिमांड इतनी बढ़ गई थी कि भाई हर तीसरे इंसान को कंप्यूटर चाहिए, लेकिन इतने अच्छे हमारे पास डेवलपर्स नहीं थे जो सॉफ्टवेयर्स को डेवलप कर पाएँ उस लेवल पर जो सब लोग यूज़ कर पाएँ। नेक्स्ट आता है हमारा पुअर कम्युनिकेशन विद यूज़र की रिक्वायरमेंट्स को ही हम नहीं समझ पा रहे थे। अगर कोई सॉफ्टवेयर हम बना रहे हैं तो पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है यूज़र की रिक्वायरमेंट्स को समझना। अगर हमें पता ही नहीं है कि सामने वाला कहना क्या चाह रहा है, क्या उसे बनवाना है, तो हम उसे कैसे उसके यूज़फुल प्रोडक्ट्स बनवा पाएंगे। नेक्स्ट आता है फ्रीक्वेंट रिक्वायरमेंट चेंजेस, मतलब बार बार हमें चेंजेस करने पड़ रहे हैं, और उस चेंजेस की वजह से हमने कुछ और सॉफ्टवेयर सोचा था, लेकिन रिजल्ट में कुछ और ही हमें मिल रहा है। रीयूज़ उसके बहुत ज़्यादा लिमिटेड थे, मतलब एक बार अगर हमने कोई सॉफ्टवेयर के लिए प्रोग्राम लिखा है तो वापस हम उसे रीयूज़ नहीं कर सकते। हमें दोबारा से सिमिलर सॉफ्टवेयर के लिए, फॉर एग्जांपल कॉलेज ERP बना रहे हैं। अब 3-4 कॉलेज हैं, 3-4 कॉलेज ने एक साथ अपनी ERP बनाने के लिए दे दी। मतलब पहले एक कॉलेज ने दी, हमने उस कॉलेज की ERP बना दी। उस कॉलेज की ERP बनाने के बाद दूसरे कॉलेज ने ERP दी, तो उस टाइम पर क्या होता था, इतनी रीयूज़ वाला सिस्टम नहीं था, रीयूजेशन बहुत ज़्यादा लिमिटेड था। उन्हें फिर से वही सिमिलर चीज़ के लिए स्क्रैच से कोड बनाना पड़ता था, तो मेहनत बहुत ज़्यादा थी, वो रीयूज़ नहीं कर पाते थे, और डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़्यादा वीक्स थी। तो यही रीज़न्स थे जब पुराने टाइम में सॉफ्टवेयर क्राइसिस हुआ था। मतलब इतनी टेक्नोलॉजीज़ नहीं थी, लेकिन डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी। अब सॉल्यूशंस क्या क्या है सॉफ्टवेयर क्राइसिस के लिए? सिस्टमैटिक डेवलपमेंट प्रोसेस, पूरा प्रोसेस हमारा बहुत अच्छे से हो गया, अच्छे हम डॉक्यूमेंट
डॉक्यूमेंट बनाने लगे, तमीज़ में हमने काम करा, मतलब प्रॉपर प्लानिंग के साथ। टेस्टिंग मेथड्स, वहाँ पर एक प्रॉब्लम आ रही थी कि इनएडिक्वेट टेस्टिंग हो रही थी, बाद में जाने के बाद भी एरर्स आ रहे थे, लेकिन यहाँ पर टेस्टिंग बहुत अच्छे से होने लगी। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टेक्निक्स, प्रोजेक्ट भी अच्छे से हमारी मैनेज होने लगे, क्वालिटी हमारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई, सॉफ्टवेयर का बजट कम हो गया जितना हमारा बजट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था। टीम मेंबर्स, हमने एक्सपीरियंस टीम मेंबर्स लिए और प्रॉपर सारी चीज़ों को शेड्यूल करके हमने अपनी प्रॉपर प्लानिंग के साथ काम करा। सो नाउ देयर इज़ अ क्वेश्चन कि कन्वेंशनल इंजीनियरिंग प्रोसेस और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोसेस में क्या डिफरेंस है, और ये क्वेश्चन 7 मार्क्स में पूछा गया है। 7 या फिर आपसे इसके साथ साथ एक और क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, मतलब कन्वेंशनल और सॉफ्टवेयर के बीच में डिफरेंशिएशन और सिमिलैरिटीज़, दोनों क्वेश्चन एक साथ पूछे गए थे एक बार। सो कन्वेंशनल इंजीनियरिंग प्रोसेस क्या है? इट डील्स विद फिजिकल प्रोडक्ट्स, मतलब पहले जो इंजीनियरिंग के प्रोसेस होते थे वो फिजिकल प्रोडक्ट्स के साथ डील करते थे। लेकिन अगर हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोसेस की बात करें तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोसेस के सॉफ्टवेयर को आपने कोई भी फिजिकल प्रोडक्ट में देखा है? मतलब कोई, आपको भी पता है कि भाई सॉफ्टवेयर एक फिजिकल प्रोडक्ट नहीं है, उसे हम कोडिंग से इंप्लीमेंट करते हैं। सो इट इज़ नॉट अ फिजिकल प्रोडक्ट, इट डील्स विद इनटैंजिबल प्रोडक्ट्स, इसे हम मैन्युफैक्चर करते हैं। सो कन्वेंशनल प्रोसेस में क्या होता था, बहुत ज़्यादा मटेरियल लगता था और प्रोडक्शन की कॉस्ट आती थी। लेकिन यहाँ पर हमारी डेवलपमेंट हाई होती है मटेरियल की जगह, यहाँ पर क्योंकि कोई फिजिकल प्रोडक्ट तो है नहीं, यहाँ पर डेवलपर्स चाहिए हमें, तो हाई डेवलपमेंट चाहिए। और मेंटेनेंस, मतलब अगर सॉफ्टवेयर हमने मार्केट में लॉन्च कर दिया, रेगुलर बेसिस पे हमें अपडेट्स चाहिए, रेगुलर बेसिस पे बग्स फाइंड करने हैं, हमें मेंटेन करना है, तो यहाँ पर प्रोडक्शन कॉस्ट की जगह मेंटेनेंस कॉस्ट जाती है। चेंजेस आर एक्सपेंसिव एंड डिफिकल्ट, यहाँ पर चेंजेस थोड़े से आसान होते हैं रादर इन कंपैरिजन टू फिजिकल प्रोडक्ट या फिर एक कन्वेंशनल इंजीनियरिंग प्रोसेस को अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ पर फिजिकल डैमेज और सेफ्टी का रिस्क होता है। मतलब कोई फिजिकल प्रोडक्ट बन रहा है तो उसका डैमेज होने का चांस है। यहाँ पर किस चीज़ का हमें डर होगा? कोई भी अगर हम कोड लिख रहे हैं तो डेटा लॉस का डर होगा, या फिर अगर कोई सिस्टम क्रैश हो गया, हमारा पूरा कोड उड़ गया, उसका भी हमारे पास डर हो सकता है। नेक्स्ट इज इट इज़ डन ऑन फिजिकल मोड, इट इज़ डन थ्रू सिमुलेशन एंड टेस्ट केसेस। अब कन्वेंशनल इंजीनियरिंग प्रोसेस जो है वो हमारा थोड़ा सा कम फ्रीक्वेंट है, वाइल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोसेस जो है वो हमारा कॉन्टीन्यूस है और रेगुलर भी है। कन्वेंशनल इंजीनियरिंग प्रोसेस हमारा बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, लेकिन ये हमारा चीप है और ईजिली हम यहाँ पर कॉपी कर सकते हैं। देखो, अगर हम कोई फिजिकल प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उसे हम कॉपी नहीं कर सकते, हमें फिर से स्क्रैच से शुरू करना पड़ेगा, वो पूरा का पूरा बनाना पड़ेगा। लेकिन सॉफ्टवेयर का क्या है, अब तो हमें पता है हमें कोई सिमिलर चीज़ बनानी है तो हम उसे कॉपी कर देंगे, जो भी चेंजेस हमें करना है थोड़े थोड़े चेंजेस करके हमारे पास वो पूरा सिस्टम दोबारा से तैयार हो जाएगा। अब सिमिलैरिटीज़ क्या क्या आती हैं? देखो, प्रोजेक्ट तो बन ही रहा है, चाहे वो कन्वेंशनल प्रोसेस से बनना हो या फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोसेस से बनना हो, तो सिमिलैरिटीज़ तो कुछ ना कुछ तो होंगी। तो क्या क्या सिमिलैरिटीज़ हैं कि दोनों के दोनों सिस्टम्स हमारे एक सिस्टमैटिक प्लानिंग को फॉलो करते हैं। मतलब कैसे कैसे डिज़ाइन होगा, कैसे बनेगा, क्या टेस्टिंग करनी है, क्या मेंटेनेंस करनी है, दोनों को ही रिक्वायरमेंट एनालिसिस की ज़रूरत होती है। मतलब अपने कस्टमर को समझने की दोनों को ही ज़रूरत है, दोनों को ही डिज़ाइन की ज़रूरत है कि भाई एक्चुअल में हम कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। इंप्लीमेंट करने से पहले हमारे पास एक प्रॉपर डिज़ाइन होगा, तो दोनों को एक डिज़ाइन की ज़रूरत होती है। दोनों में ही टेस्टिंग और क्वालिटी कंट्रोल इन्वॉल्व होता है। दोनों ही टेक्निक्स में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की नीड पड़ती है कि प्रोजेक्ट को कैसे मैनेज करा जाए। दोनों में ही प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत है। अगर बिना डॉक्यूमेंटेशन के हम काम करेंगे तो हमने अभी पीछे पढ़ा था कि भाई सॉफ्टवेयर क्राइसिस हो जाएगा। और दोनों का एम ही यही होता है कि हम सेफ्टी के साथ साथ एक रिलायबल प्रोडक्ट प्रोड्यूस करें जो कि मार्केट में बहुत अच्छे से टिके और बहुत लंबे टाइम तक टिके। सो हेयर कम्स द सॉफ्टवेयर क्वालिटी एट्रीब्यूट्स। सॉफ्टवेयर क्वालिटी एट्रीब्यूट्स क्या होता है? सॉफ्टवेयर की कुछ ऐसी क्वालिटीज़ जो उसे और भी ज़्यादा अच्छा बनाती हैं, यूज़र की रिक्वायरमेंट्स को मीटअप करवाती हैं और मार्केट में उसे बहुत ही हाई लेवल पर मतलब बचाती हैं, मार्केट में उसे गिरने से बचाती हैं। तो कुछ हमारे पास क्वालिटीज़ हैं, अगर ये क्वालिटीज़ हमारे सॉफ्टवेयर में होंगी तो शायद हम उस सॉफ्टवेयर वाले कॉम्पिटिशन में काफ़ी आगे होंगे। सो सबसे पहले हमारी आती है सेफ्टी। सेफ्टी क्या है? मतलब जो भी हम बना रहे हैं वो बहुत ज़्यादा सिक्योर हो, उसमें यूज़र की जो प्राइवेट चीज़ें हैं, उसकी प्राइवेसी है, वो इन्वेड ना हो रही हो। नेक्स्ट आता है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी का मतलब क्या है? कोई मलाशियस अटैक्स नहीं हो रहे हैं उस सॉफ्टवेयर के अंदर, उसके अंदर एक एंटीवायरस है या फिर उसके अंदर कोई भी प्रोटेक्शन मैकेनिज्म हमने डाला है अपने सॉफ्टवेयर को, कोई भी ऐसी छोटा मोटा स्कैमर आके हमारे सॉफ्टवेयर को हाईजैक ना कर पाए। मतलब अगर कोई बड़ा भी है तो भी देखो चांसेस तो होते हैं साइबर अटैक के चांसेस। हम किसी भी कोई भी आज तक ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं बना जिसमें कि ज़ीरो अटैक चांसेस हों, लेकिन हम फिर भी ऐसा सॉफ्टवेयर बनाना है जिसमें मलाशियस कोड के या फिर ऐसे मलाशियस अटैक्स के चांसेस बहुत मिनिमल हों। नेक्स्ट इज़ रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का मतलब क्या है? कि सिस्टम हमारा कोई फेलियर कॉज नहीं कर रहा है। अगला आता है हमारा रॉबस्टनेस। रॉबस्टनेस का मतलब क्या होता है?
कि द डिग्री टू विच सिस्टम और द कंपोनेंट कैन फंक्शन करेक्टली इन द प्रेजेंस ऑफ इनवैलिड इनपुट। मतलब अगर हमने कोई इनवैलिड इनपुट डाला है अपने सिस्टम के अंदर, फॉर एग्जांपल हम गूगल पर छोड़ो, गूगल पर तो काफ़ी चीज़ें सर्च करने पर आ जाती है। हम ई कॉमर्स की बात करते हैं। ई कॉमर्स पे हमने डाला ABC। अगर ई कॉमर्स पे ABC डालेंगे तो ABC करके कोई प्रोडक्ट नहीं है, तो वो क्या लिख के देगा हमें कि एरर या फिर नो प्रोडक्ट फाउंड या फिर नो सिमिलर प्रोडक्ट फाउंड, समथिंग लाइक दैट। ऐसी ही रिजल्ट हमें मिलते हैं। गूगल पे तो देखो बहुत सारे डेटा है, तो शायद ABC का हमें कुछ ना कुछ तो रिस्पॉन्स मिलेगा ही मिलेगा। सो हमारी जो सॉफ्टवेयर है वो इनवैलिड इनपुट को भी तमीज़ में हैंडल करे, मतलब करेक्टली हैंडल करे कि अगर यूज़र ने कोई इनवैलिड इनपुट डाल दिया है, वो हमारी वेबसाइट में वो चीज़ नहीं है, तो उसे भी वो रिस्पॉन्स करे। अगला आता है हमारा रेजिलियंस। रेजिलियंस का मतलब क्या है? एबिलिटी ऑफ अ सॉफ्टवेयर टू हील फ्रॉम अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स। मतलब कुछ अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स आ गए हैं और अभी हर टाइम पर तो हम अपने सॉफ्टवेयर के साथ सॉफ्टवेयर डेवलपर को लेकर घूमेंगे नहीं, तो सॉफ्टवेयर रेजिलियंस होना चाहिए। मतलब कुछ अनएक्सपेक्टेड इवेंट आ गया तो उसके साथ हील कर पाए, उसे बहुत ईजिली हील कर पाए। अंडरस्टैंडेबिलिटी, मतलब उसका जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ईजिली रन करे, उसमें कोई ग्लिच ना आए हमारे सॉफ्टवेयर में। टेस्टेबिलिटी, मतलब बहुत अच्छे से वो हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो टेस्टेबल होना चाहिए, बाद में उसमें कोई बग ना आए जब हम मार्केट में उसे लॉन्च कर दें। नेक्स्ट आता है हमारा एडेप्टेबिलिटी। एडेप्टेबिलिटी का मतलब क्या है? एबिलिटी ऑफ अ सॉफ्टवेयर टू एडजस्ट इन डिफरेंट कंडीशंस, मतलब हर एक कंडीशन में अपने आप को अडाप्ट कर ले। मॉड्यूलैरिटी, मॉड्यूलैरिटी का मतलब क्या है? छोटी छोटी मॉड्यूल्स में हमारा सॉफ्टवेयर डिवाइड हो जाए। पोर्टेबिलिटी, पोर्टेबिलिटी का मतलब क्या है कि कैसे हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर या फिर अलग अलग डिवाइसेस पर रन कर पाता है। यूजेबिलिटी का मतलब क्या है कि ईजिली वो यूज़ होना चाहिए, जो भी कोई भी यूज़र है या फिर जो भी हमारा कस्टमर है वो ईजिली उसे यूज़ कर पाए अपनी मैनुअल्स को रीड करके, या फिर थोड़ी भी टेक्निकल प्रॉब्लम है तो डेवलपर उसे समझा दे और वो बहुत आसानी से यूज़ कर पाए, उसे कोई प्रॉब्लम ना है उसे यूज़ करने में। एफिशिएंसी का मतलब क्या है? बिना किसी रिसोर्स को वेस्ट करे हुए हम बहुत ही एफिशिएंटली उस चीज़ को बना पा रहे हैं। अब अगला टॉपिक हमारे पास आता है कि 3 डायमेंशंस क्या है सॉफ्टवेयर क्वालिटी के, मतलब कौन कौन सी ऐसी सॉफ्टवेयर क्वालिटी हैं जिन्हें हम डायमेंशंस ऑफ सॉफ्टवेयर क्वालिटी बोलते हैं। तो पहली क्वालिटी है हमारी क्वालिटी ऑफ डिज़ाइन। देखो, अगर डिज़ाइन हमारा अच्छा होगा तो प्लानिंग हमारी उतनी ही अच्छी होगी। डिज़ाइन का मतलब क्या है? एक अच्छी प्लानिंग। कोई भी अगर हम काम करते हैं तो उससे पहले एक टाइम टेबल बनाते हैं। मतलब आप अपने कॉलेजेस में भी जाते होगे तो वो पूरा दिन कैसे प्लान होता है आपका? टाइम टेबल के थ्रू होता है, तभी आपके लेक्चर्स लग रहे हैं। अगर कोई भी फॉर एग्जांपल कोई भी रैंडम टीचर है, अगर टाइम टेबल नहीं हुआ, कोई भी टीचर आ गया तो क्या होगा? क्राइसिस होगा। कोई भी टीचर टाइम पर आ जाएगा, या फिर ऐसा भी हो सकता है कोई भी टीचर वहाँ पर ना आया हो। सो एक डिज़ाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज होता है हमारे सॉफ्टवेयर की टर्म्स में। अगर हम बोले सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए, तो जितना ही अच्छा डिज़ाइन होगा उतना ही अच्छे से हम उसे इम्प्लीमेंट कर पाएंगे रियल लाइफ में। तो कोडिंग से पहले डिज़ाइन बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो इट इंक्लूड्स गुड आर्किटेक्चर, प्रॉपर एल्गोरिथम होना चाहिए, यूज़र फ्रेंडली डिज़ाइन होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर हम कोई भी मोबाइल का ऐप बना रहे हैं तो उसके लिए एक अच्छा सा हमें डिज़ाइन बनाना है। अगला आता है क्वालिटी ऑफ कॉन्फॉर्मेंस। क्वालिटी ऑफ कॉन्फॉर्मेंस का मतलब क्या है कि जो भी हमने डिज़ाइन बनाया है और जो भी हमने फॉर एग्जांपल ऊपर हमने एक डिज़ाइन बनाया था, तो क्वालिटी ऑफ कॉन्फॉर्मेंस क्या कहता है? जो भी हमारा प्रोजेक्ट बन गया है वो कितना क्लोज है हमारे डिज़ाइन के। जैसे कि हमने एक यहाँ पर एक डिज़ाइन बनाया, ठीक है, ABC हमारा एक डिज़ाइन है, और यहाँ पर हमारा एक सॉफ्टवेयर आया है जो भी हमने मतलब कोडिंग करके बनाया। तो हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे कि भाई हमने जो कोड करके बनाया है और हमारा जो डिज़ाइन है, इनमें कितनी सिमिलैरिटी है, कितने हद तक हमने ये सेम बना दिया है। सो ये चेक करता है। इससे हमें पता चलता है कि हमने जो कोड बनाया है या फिर जो चीज़ इम्प्लीमेंट करी है वो सही भी करी है या फिर नहीं करी है। सो इफ़ अ डिज़ाइन सेज लॉगिन मस्ट बी सिक्योर, द बिल्ड सिस्टम एक्यूरेटली अप्लाइज इंक्रिप्शन। सो एग्जाम्पल, अगर डिज़ाइन ने बोला है कि लॉगिन जो हम कर रहे हैं वो सिक्योर होना चाहिए, तो जो सॉफ्टवेयर डेवलपर है उसने इंक्रिप्शन वाली सिस्टम यहाँ पर डाला ही होना चाहिए। नेक्स्ट आता है हमारा क्वालिटी ऑफ परफॉर्मेंस। तो ये 3 डायमेंशंस थे, सॉफ्टवेयर क्वालिटी ऑफ डिज़ाइन, क्वालिटी ऑफ कॉन्फॉर्मेंस। अगला आता है हमारा क्वालिटी ऑफ परफॉर्मेंस। क्वालिटी ऑफ परफॉर्मेंस क्या देखता है कि सॉफ्टवेयर हमारा रियल लाइफ में, मतलब अब हमारा सॉफ्टवेयर बन चुका है, हमने ऊपर वो सब चीज़ें देख ली है, अब वो सॉफ्टवेयर जो बना है वो रियल लाइफ में कैसे परफॉर्म कर रहा है, उसकी स्पीड कितनी है, रिलायबल है, यूज़र सेटिस्फाई है, उसमें एफिशिएंसी है। फॉर एग्जांपल ऐप कितनी जल्दी लोड हो रहा है, मतलब अगर कोई भी हम ऐप खोल रहे हैं तो वो ज़्यादा टाइम तो नहीं लगा रहा है लोडिंग के लिए, यूज़र उसे ईजिली हैंडल कर पा रहा है, उसमें कोई क्रैशेस तो नहीं आ रहे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है लेयर्स ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में काफ़ी सारी लेयर्स होती हैं। तो पहली लेयर हमारी आती है क्वालिटी फोकस लेयर, जिसे हम टॉप लेयर भी बोलते हैं। तो
तो क्वालिटी फोकस लेयर क्या है, हमारा एक बेस है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का। ये इंश्योर करता है रिलायबिलिटी, करेक्टनेस, परफॉर्मेंस, और दूसरी चीज़ जितनी भी हमारी क्वालिटी स्टैंडर्ड्स या फिर कॉन्टीन्यूस इंप्रूवमेंट होती हैं वो इसी लेयर के थ्रू होती हैं। एग्जाम्पल, कोई भी हमें ऐप करना है, मतलब हम कोई ऐप को लॉन्च करने वाले हैं, लेकिन लॉन्च करने से पहले हमें प्रॉपर टेस्टिंग चाहिए। कैसे हम उसे टेस्ट कर रहे हैं? अगर मान लो हमने बिना टेस्ट करे लॉन्च कर दिया और उसमें कुछ एरर आ गया तो फिर तो कुछ फ़ायदा ही नहीं है मार्केट में, तो वो जाने से पहले ही गिर गया। अगली लेयर हमारी आती है प्रोसेस लेयर। प्रोसेस लेयर क्या करती है, ये हमें बताती है कि सॉफ्टवेयर को कैसे हमें बनाना है स्टेप बाय स्टेप। मतलब ये सारी चीज़ें बताएगी कि क्या क्या एनालिसिस की ज़रूरत है, कैसे कैसे हमें डिज़ाइन करना है, कैसे कोडिंग करनी है, कैसे टेस्ट करना है, कैसे मेंटेन करना है। तो ये पूरा का पूरा हमें एक स्ट्रक्चर और डिसिप्लिन वे बताती है कि कैसे कैसे हमें अपने प्रोजेक्ट को लेके चलना है। फॉर एग्जाम्पल, हम एक SDLC मॉडल यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, तो यहाँ पर पूरा SDLC मॉडल इसका एग्जाम्पल है। अगली लेयर हमारी आती है मेथड लेयर। मेथड लेयर क्या करती है, हमें बताती है कि कैसे एक एक चीज़ या फिर एक्टिविटी परफॉर्म होने वाली है टेक्निकली, उसकी टेक्निकलिटी को एक्सप्लेन करती है। इट इंक्लूड्स मेथड्स लाइक डिज़ाइनिंग, कोडिंग, टेक्निक्स। तो उन सब के जो भी हमने प्रोसेस लेयर में पढ़ा था उन सब के मेथड्स को बताती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें कोई भी प्रोग्रामिंग करनी है, फिर कोडिंग करनी है, कैसे हम अपने सॉफ्टवेयर को कोड करेंगे, तो ये बताती है कि हमें ऊप्स लैंग्वेज का यूज़ करना है या फिर HTML का यूज़ करना है, रिएक्ट का यूज़ करना है, मोंगो का यूज़ करना है, वट एवर वी हैव टू यूज़। ये सारी चीज़ें हमें बताती है कि क्या टेक्निकल चीज़ें हमें चाहिए होंगी इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास टूल्स लेयर। टूल्स लेयर क्या करती है, दे सपोर्ट्स द प्रोसेस एंड मेथड। मतलब जो भी हमारा अभी हमने प्रोसेस लेयर और मेथड लेयर में पढ़ा, उन दोनों को ये सपोर्ट करती है। फॉर एग्जांपल, इसमें हमारे पास होता है कि अगर हम इस चीज़ को बना रहे हैं तो किस चीज़ की हेल्प से बनाएंगे। फॉर एग्जांपल, अगर हम कोई भी प्रोग्राम बना रहे हैं तो हमें कोडिंग करनी पड़ेगी। देखो, डिज़ाइन करेंगे, डिज़ाइन करने के बाद हमें सॉफ्टवेयर बनाना है तो कोडिंग तो करनी ही पड़ेगी। अब कोडिंग हम करेंगे तो कोडिंग किस चीज़ में करेंगे? VS कोड में कर सकते हैं, या फिर किसी भी एक प्लेटफॉर्म का एग्जांपल ले लो, जिस भी चीज़ में आप कोड कर रहे हो। तो VS कोड बहुत ज़्यादा फीजिबल होता है, काफ़ी सारी लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है। या फिर गिटहब को ले लो, काफ़ी लोग गिटहब से कोड उठा लेते हैं। सो टूल्स में हम वही बताने वाले हैं कि कहाँ पर किस प्लेटफॉर्म का यूज़ करने वाले हैं हम अपने कोड को लिखने के लिए, कहाँ कहाँ से हम हेल्प लेने वाले हैं। सो वाई दीज लेयर्स आर इम्पॉर्टेंट, इन लेयर्स की इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है, ये जितनी भी लेयर्स हैं इनको इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दी जाती है? तो पहली चीज़ तो अप्रोच हमारी बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड हो जाती है। हमें पता चल जाता है कि भाई क्या क्या टूल्स चाहिए, कैसे कैसे मेथड्स लगेंगे, कौन कौन सा प्रोसेस लगेगा, कैसे कैसे हम फोकस करेंगे। एंड द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि बहुत अच्छी क्वालिटी हमें मिलती है अपने सॉफ्टवेयर की जब वो बनकर आता है, और ईजिली वो सॉफ्टवेयर हमारा मेंटेनेबल होता है। सो नेक्स्ट कम इज़ योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, SDLC मॉडल। देखो, मैंने इस यूनिट में बहुत सारी थ्योरी लिखी है क्योंकि ये थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स है। समझा मैं आपको बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में रही हूँ। सो आप ये चीज़ बिल्कुल वो मत करना कि भाई एक एक लाइन इसने नहीं समझाई है। कंटेंट मैंने एक्स्ट्रा इसलिए डाला है क्योंकि थियोरेटिकल सब्जेक्ट है, उसमें थोड़ा लिखने से नंबर नहीं मिलते हैं और आप लोगों को अच्छे खासे नोट्स चाहिए, तो आप लोगों को बिल्कुल मेहनत ना करनी पड़े। इसलिए मैंने काफ़ी अच्छा कंटेंट यहाँ पर बनाया है, क्योंकि मैं चाहती हूँ बिल्कुल भी आप टाइम वेस्ट ना करो एग्ज़ाम्स के टाइम पर। सो हेयर अब हम स्टार्ट करने वाले हैं SDLC मॉडल। SDLC मॉडल क्या होते हैं, हमारा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। तो देखो, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल से ही हमें पता चल रहा है सॉफ्टवेयर कैसे डेवलप हो रहा है, उसकी पूरी लाइफ साइकिल को हमने यहाँ पर करना है डिस्कस। तो यहाँ पर बहुत सारी फेजेस होती हैं, कैसे हमें प्लान करना है, कैसे डिज़ाइन करना है, कैसे टेस्ट करेंगे, कैसे मेंटेन करेंगे। तो सारी चीज़ों को हम सिस्टमैटिक वे में पढ़ेंगे, एक एक चीज़ को हम बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं यहाँ पर। और दूसरी चीज़, इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, क्योंकि ये हमें बताता है भाई देखो, अगर हमने पूरी लाइफ साइकिल हम उसकी डिसाइड कर रहे हैं तो हमें क्या क्या चीज़ें पता चलेंगी। बहुत अच्छी चीज़ें हम सॉफ्टवेयर बना पाएंगे, अच्छी अच्छी क्वालिटी के सॉफ्टवेयर बना पाएंगे, कम पैसे वाले सॉफ्टवेयर बना पाएंगे, प्रॉपर टाइम में बना पाएंगे। तो इसका मेन गोल क्या है, हमारी सारी की सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी क्वालिटी में बननी है। जितने भी हमारा सॉफ्टवेयर है वो अच्छी क्वालिटी में बने, और जैसा यूज़र ने बोला है वैसा ही हम उसे प्रोजेक्ट बना कर दें, विद इन प्रॉपर टाइम, विद इन प्रॉपर बजट। तो देखो, एक ही एम है, बहुत इंपॉर्टेंट एम है। क्या याद रखना है कि हाई क्वालिटी प्रोडक्ट हमें बनाना है जो कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट को मीट करे। जैसा कस्टमर चाहता है हम वैसा उसे प्रोडक्ट बना कर देंगे, प्रॉपर टाइम में, जितना टाइम कस्टमर ने बोला है, और एक अच्छे खासे बजट में, ताकि हम मार्केट में टिके रहें। तो अब हम पढ़ने वाले हैं SDLC मॉडल के जो फेजेस है। तो देखो, पहला फेज़ हमारे पास आता है प्लानिंग एंड फिजिबिलिटी स्टडी।
तो प्लानिंग एंड फीजिबिलिटी स्टडी में क्या करना होता है हमें, ये बहुत ही हमारा इनिशियल फेज़ है। देखो अभी हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे, पहले एक एग्जाम्पल या फिर इसका डायग्राम को देख लो। देखो डायग्राम आपको बहुत ज़्यादा बना के आने हैं, जैसे जैसे मैंने डायग्राम यहाँ पर दिए हुए हैं, सारे डायग्राम जिस भी टॉपिक में डायग्राम मैंने दिए हैं सब में बना के आने हैं। और अगर किसी में नहीं भी हैं तो अपनी तरफ से कोई भी फ्लो चार्ट या फिर कुछ भी बना कर आना है, क्योंकि डायग्राम के बहुत ज़्यादा मार्क्स होते हैं और इम्पॉर्टेंस भी होती है। तो पहला फेज़ हमारे पास आता है प्लानिंग। अगर किसी काम को हम कर रहे हैं तो प्लान करना पड़ेगा। आफ्टर दैट एनालाइज करेंगे, हमने जो भी चीज़ प्लान करी है क्या वो सही है गलत है। उसके बाद हम डिज़ाइन करेंगे, डिज़ाइन करने के बाद हम उसे कोड करेंगे, कोड करने के बाद क्या करेंगे, अब हमारा कोड बन गया, टेस्टिंग पे चले जाएंगे, टेस्टिंग पे जाने के बाद हम उसे करेंगे मेंटेन। तो अब इसी ही फेज़ को हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही डिटेल में। अगर SDLC मॉडल पढ़ लिया तो SDLC के अंदर काफ़ी सारे मॉडल्स हैं, उन्हें बिल्कुल पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक बार सुनोगे बहुत अच्छे से आ जाएंगे। तो इस टॉपिक को बहुत ध्यान से सुन लेना। पहला आता है हमारे पास प्लानिंग एंड फिजिबिलिटी स्टडी। तो प्लानिंग एंड फिजिबिलिटी स्टडी क्या है, हमारा एक बहुत ही इनिशियल और सबसे पहला स्टेप होता है SDLC मॉडल का, मतलब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का पहला एक इनिशियल फेज़ है। ये फेज़ बताता है अगर कोई भी काम हम करने वाले हैं, सॉफ्टवेयर बनाने वाले हैं, तो हम क्या डिस्कस करेंगे कि इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, इसका स्कोप क्या है, जो भी हम बना रहे हैं उसका कोई स्कोप भी है या फिर कोई भाई 100 साल पुरानी चीज़ बन चुकी है, आज यूज़ में भी नहीं है और हम उसे ही दोबारा से बना रहे हैं, तो उसे बनाने का कुछ फ़ायदा थोड़ी होता है। तो हमें यहाँ पर क्या देखना है, इसका स्कोप क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है प्रोजेक्ट के। उसके बाद हमें एक स्ट्रैटेजी सेलेक्ट करनी है, मतलब कौन सी स्ट्रैटेजी इसके स्कोप्स और ऑब्जेक्टिव्स से रिलेटेड, मतलब अगर हमने उसके स्कोप और ऑब्जेक्टिव्स को डिस्कस कर लिया है तो कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज हम फॉलो कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट को बहुत अच्छा बनाने के लिए। पहला जो टॉपिक था, जो भी हमारा ये पॉइंट था, इसका नाम था प्लानिंग एंड फिजिबिलिटी स्टडी। प्लानिंग तो अब मैंने बता दिया प्लानिंग क्या होता है, उसके स्कोप्स और ऑब्जेक्टिव्स को डिस्कस करेंगे, एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी ढूंढेंगे। अब फिजिबिलिटी का मतलब क्या होता है, अगर कोई भी चीज़ हम बनाने वाले हैं तो हम देखेंगे, फॉर एग्जांपल एक बहुत ही बड़ा सॉफ्टवेयर बनाना है, सॉफ्टवेयर बनाने के लिए हमारे पास इंजीनियर्स ही नहीं है बनवाने के लिए, और हमें भी वो चीज़ टेक्नोलॉजी नहीं आती है, तो हम कैसे बनाएंगे, हमारे लिए तो वो फिजिबल है ही नहीं। या फिर अगर कस्टमर हमें कम पैसे दे रहा है और उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा आ रही है, तब भी वो फिजिबल नहीं है। या फिर एक ऐसा चीज़ डेवलपर ने या फिर यूज़र ने हमसे डिमांड कर दी है जो कि बन ही नहीं सकती है, ह्यूमनली पॉसिबल ही नहीं है, तो वो भी हमें चेक करनी पड़ेगी। तो फिजिबिलिटी में क्या करते हैं, हम चेक करते हैं कि वेदर जो भी हमारी चीज़ है वो फिजिबल है या फिर नहीं है, उसकी कैसी कंडीशन है। अगला आता है हमारे पास रिक्वायरमेंट गैदरिंग एंड एनालिसिस। रिक्वायरमेंट गैदरिंग एंड एनालिसिस का मतलब क्या होता है, इस फेज़ में हम बताते हैं कौन कौन सी चीज़ें हमें चाहिए होंगी। मतलब अभी हमने उसके गोल्स डिस्कस कर लिया, हमने देख लिया कि वो चीज़ फिजिबल है या फिर नहीं है। अगर है फिजिबल तो हम देखेंगे क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए होंगी, उस सब रिक्वायरमेंट्स को हम करेंगे गैदर, क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए होंगी। मतलब अब उन रिक्वायरमेंट्स को हम कहाँ से लेंगे, डेटा हमें कलेक्ट करना पड़ेगा। कहाँ से करेंगे, स्टेक होल्डर्स मतलब जो भी बड़े बड़े लोग हैं हमारी कंपनी में, उनकी पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे कि भाई आपका इस प्रोजेक्ट से क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, उनके जो भी उनकी जो कलेक्शन होगी या फिर जो भी उन्होंने अपने रिव्यूज़ देंगे उन सबको कलेक्ट करेंगे, इंटरव्यूज़ लेंगे, क्वेश्चनरीज रखेंगे, वर्कशॉप्स अटेंड कराएंगे या फिर फीडबैक फॉर्म्स को देंगे। अब जैसे ही हमने सारी इन्फॉर्मेशन को गैदर कर लिया, इन्फॉर्मेशन गैदर करने के बाद हमें क्या करना है, एनालिसिस करना है। यहाँ पर हम बनाते हैं SRS। तो देखो SRS क्या होता है, SRS होता है हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट यूज़र और डेवलपर के बीच में। यहाँ पर हमारा एक यूज़र है जो कि बोल रहा है कि भाई मेरे को एक प्रोडक्ट बनवाना है, और ये है हमारा एक डेवलपर कह रहा है ठीक है भाई मैं बना दूंगा प्रोजेक्ट, लेकिन यूज़र की डिमांड कुछ है और डेवलपर भी अपने कुछ टर्म्स एंड कंडीशन रखेगा। तो इन सबको फुलफ़िल करने के लिए बनता है एक SRS क्या होता है, बेसिकली एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें कि यूज़र की भी हामी होती है और डेवलपर की भी हामी होती है, दोनों हाँ भर के कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं। यूज़र बताता है अपनी रिक्वायरमेंट्स कि मेरे को ऐसा प्रोजेक्ट चाहिए, डेवलपर कहता है ठीक है मैं ऐसी ऐसी चीज़ें आपको करके दूंगा, लेकिन बाद में आप मुखर मत जाना, आपने ये चीज़ें बताई हैं तो मैं ये चीज़ें ही करूँगा। इन दोनों के बीच में एक बहुत ही अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो उसे ही हम बोलते हैं SRS। अगला आता है हमारा सिस्टम डिज़ाइन का मतलब क्या है, अब भाई हमने देख लिया, उसकी प्लान कर लिया अच्छे से, फिजिबिलिटी स्टडी हो गई है, सारी रिक्वायरमेंट इकट्ठी कर ली हैं, SRS भी बन गया है। अब हम बढ़ते हैं डिज़ाइनिंग की तरफ, मतलब जो भी हमारा प्रोजेक्ट है उसे कैसे डिज़ाइन करना है, क्योंकि किसी भी चीज़ को हम फाइनल इम्प्लीमेंट करने से पहले अगर कोई भी हमें वेबसाइट बनानी है, फॉर एग्जांपल हमें वेबसाइट बनानी है, भाई उसके लिए हमें एक डिज़ाइन तो चाहिए होगा, कैसे कैसे उसका फ्रंट एंड दिखना चाहिए, फ्रंट लुक कैसा होना चाहिए, यहाँ साइड बार है,
यहाँ मेन्यू है या सर्च ऑप्शन है, तो वो सब करने के लिए हमें एक डिज़ाइन बनाना पड़ेगा, वरना दिमाग में अगर हम उस चीज़ को रख के डायरेक्ट कोडिंग पर उतर जाएंगे तो शायद हम बहुत सारी चीज़ों को मिस आउट कर देंगे। इसीलिए बोलते हैं एक प्रोजेक्ट को बनाने के लिए एक बहुत अच्छा डिज़ाइन होना ज़रूरी है। तो डिज़ाइन क्या होता है? हमारा एक ब्लूप्रिंट होता है। तो डिज़ाइन क्या है? एक ब्लूप्रिंट है। तो डिज़ाइन हमारे दो तरीके के हो सकते हैं, पहला हाई लेवल, दूसरा लो लेवल। हाई लेवल कैसा होता है? हाई लेवल में होता है हमारा सिस्टम का आर्किटेक्चर या फिर मॉड्यूल्स हम बना लेते हैं, बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं, मतलब हर एक चीज़ के लिए जितने भी हम उसमें फीचर्स डाल रहे हैं सबके लिए अलग अलग मॉड्यूल्स हैं। अगला आता है हमारा लो लेवल डिज़ाइन। लो लेवल डिज़ाइन क्या करता है? डिटेल्ड लॉजिक और एल्गोरिदम्स डिफाइन करता है उसके। अब डिज़ाइन बना लिया, डिज़ाइन बनाने के बाद हम उतरते हैं कोडिंग पे। कोडिंग में क्या है? कोडिंग करते करते मतलब जो भी हमने डिज़ाइन बनाया उसके साथ साथ हम बाद में कोडिंग करेंगे। मतलब हम फिर देखते रहेंगे कि जो जो चीज़ हम बना रहे हैं क्या वो उस डिज़ाइन से मैच कर रही है। कोडिंग के साथ साथ हम यूनिट टेस्टिंग भी करते हैं। यूनिट टेस्टिंग का मतलब है छोटा सा कोड लिखा, उसे साथ के साथ रन करके देख रहे हैं कि कोई एरर तो नहीं आ रहा, और अगर कोई एरर आ रहा है तो साथ के साथ उसे हम ठीक करते हुए चल रहे हैं। तो हर एक मॉड्यूल जो यहाँ पर हाई लेवल डिज़ाइन में हमने मॉड्यूल्स बनाए हैं वो सब के सब अलग ही अलग अलग सेपरेटली कोडेड होते हैं, सब एक ही जगह कोड नहीं होते। हर एक मॉड्यूल के लिए हम अलग अलग कोड लिखते हैं और फिर एकदम इंटीग्रेट कर देते हैं सारी चीज़ों को। नेक्स्ट आता है हमारा टेस्टिंग। टेस्टिंग क्या करता है? टेस्टिंग इंश्योर करता है कि जो भी हम काम कर रहे हैं वो सही तरीके से हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। अब यहाँ पर हमारे पास आते हैं 3 तरह के कोड। पहला आता है हमारे पास 3 तरह की टेस्टिंग। पहली आती है अल्फ़ा, दूसरी बीटा, तीसरी एक्सेप्टेंस। तो देखो अल्फ़ा टेस्टिंग क्या होता है? अल्फ़ा टेस्टिंग हमारी पहली फेज़ होती है टेस्टिंग की। अल्फ़ा टेस्टिंग का मतलब है अगर बहुत सारी जितनी भी हमारी टीम है डेवलपर्स की, मतलब कोई कोड कर रहा है, कोई डिज़ाइन बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है, तो उन सब से हम उसे टेस्ट करवा रहे हैं, उन सब से हम चेक करा रहे हैं, इंटरनली हम टेस्ट करा रहे हैं जितने भी डेवलपर्स हैं कि क्या हम जो चीज़ बना रहे हैं वो सही है या फिर नहीं है। दूसरी तरह की टेस्टिंग आती है हमारी बीटा टेस्टिंग। बीटा टेस्टिंग का मतलब है अगर हमारी एक अच्छी खासी जानी मानी कंपनी है तो हमारे पास कुछ फ्रेंडली कस्टमर्स भी होंगे, तो हम उन फ्रेंडली कस्टमर्स को देते हैं, उनसे अपना रिव्यूज़ कलेक्ट करते हैं कि भाई हमने एक नई चीज़ बनाई है, क्या आप हमें से हमारे लिए से टेस्ट करके बता दो कि ये चीज़ सही है या फिर गलत है। अगला आता है एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस का मतलब है जिस कस्टमर ने हमें ये बनाने के लिए दिया है हम डायरेक्ट उसे वो चीज़ पकड़ा रहे हैं और उससे बोल रहे हैं कि एक बार चेक कर लो ये चीज़ सही बनी है या फिर नहीं बनी है, आपकी रिक्वायरमेंट्स मीट्स हो रही हैं या फिर नहीं हो रही हैं। अब नीड क्या है SDLC मॉडल की? देखो SDLC मॉडल हमने पढ़ लिया, एक लास्ट फेज इसकी रह रही है डिप्लॉयमेंट एंड मेंटेनेंस। उससे पहले हम नीड डिस्कस कर लेते हैं कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल की नीड क्यों थी। पहली चीज़ तो सारी चीज़ें सिस्टमैटिक नहीं हो पा रही थी, सॉफ्टवेयर क्राइसिस हो रहे थे, वो तो हमने देख लिया। अगर चीज़ मैनेजमेंट में है ही नहीं तो सॉफ्टवेयर क्राइसिस होंगे, बड़े बड़े प्रोजेक्ट फेल हो जाएंगे। तो हमें सारी चीज़ करनी थी सिस्टमैटिक और ऑर्गेनाइज्ड वे में। अगला, अच्छे से हम अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, एक ब्लूप्रिंट बन गया, सारी चीज़ हम देख रहे हैं। पहले तो हम यही चेक कर रहे हैं फिजिबल है या फिर नहीं है, सारी चीज़ें हम चेक कर रहे हैं। तो वो सब चीज़ें चेक करने के लिए हमें लाइफ साइकिल की ज़रूरत पड़ेगी। अगला, सॉफ्टवेयर की क्वालिटी हमारी बहुत अच्छे से इंप्रूव हो रही है, हर पॉइंट पर हमारी टेस्टिंग हो रही है, हर पॉइंट पर बहुत पूरी प्लानिंग और स्ट्रैटेजी के साथ हम चल रहे हैं, तो सॉफ्टवेयर उतना ही क्वालिटी प्रोडक्ट हमारा बनेगा। कॉस्ट और टाइम कम हो जाएगी, रिस्क कम हो जाएंगे, और डॉक्यूमेंटेशन बहुत अच्छे से बना रहेगा, और प्रोजेक्ट की मैनेजमेंट और ट्रैकिंग भी बहुत ज़्यादा ईजियर हो जाएगी। अब देखो हमने कर ली थी टेस्टिंग। टेस्टिंग करने के बाद हम क्या करेंगे? अपने प्रोजेक्ट को कर देंगे डिप्लॉय। जैसे ही हमारा प्रोजेक्ट डिप्लॉय हो जाएगा उसके बाद हमें करना है रेगुलर लेवल पर उसे मेंटेन का मतलब क्या है? रोज़ हम उस सॉफ्टवेयर को चेक कर रहे हैं कि आज इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई, कोई बग तो नहीं आई है, और टाइम टू टाइम उसे मार्केट में सस्टेनेबल बनाने के लिए नए नए अपडेट्स कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आप व्हाट्सएप का ही एग्जाम्पल ले लो, व्हाट्सएप में भी टाइम टू टाइम अपडेट्स आते रहते हैं। कैसे आ रहे हैं? क्योंकि एक डेवलपर्स की टीम उस पर काम कर रही है। वो क्योंकि आज का तो बना हुआ सॉफ्टवेयर है नहीं, इतना पुराना बना हुआ सॉफ्टवेयर अगर वो बना के तभी छोड़ देते तो क्या वो अब तक सस्टेन कर पाता? नहीं कर पाता। अपने फीचर्स को वो ऐड करता जा रहा है, नए नए फीचर्स को इंटीग्रेट करता जा रहा है, तभी तो वो सस्टेन कर पा रहा है। तो रेगुलर मेंटेनेबिलिटी और अपडेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है किसी भी सॉफ्टवेयर को मार्केट में सस्टेन कराने के लिए। तो हमारे पास कुछ आते हैं मॉडल्स SDLC के। पहला मॉडल है वाटरफॉल, प्रोटोटाइप, स्पाइरल, इवोल्यूशनरी और आइटरेटिव। बिल्कुल सिमिलर मॉडल्स हैं सबके सब। आपने अगर SDLC मॉडल अच्छे से समझ लिया, आपको आ गया, तो सारे मॉडल्स बहुत जल्दी आ जाने वाले हैं। बहुत जल्दी बहुत ईजी लैंग्वेज में मैं बताऊंगी। कंटेंट आपको मिल जाएगा, कंटेंट की बिल्कुल भी परवाह नहीं करनी है, क्योंकि ये सारी चीज़ें, ये जो नोट्स हैं आपको रिटन नोट्स मिल जाएंगे, उन्हें रीड मार लेना, एक बार समझ लो बस। अब तो पहला मॉडल हमारा आता है वाटरफॉल मॉडल। तो देखो बहुत ही पहला और बहुत ही पुराना मॉडल है, बहुत ही स्ट्रक्चर्ड वे में ये मॉडल है। इसका नाम वाटरफॉल क्यों है? देखो वाटरफॉल इसलिए जिस तरीके से झरना बहता है उसी तरीके से इसका प्रोसीजर है।
पानी बहता है ऊपर से नीचे, नीचे नीचे एक ही फ्लो में। तो ये मॉडल भी हमारे एक ही फ्लो में है, कोई फीडबैक नहीं है, मतलब इस लेवल से हम इस लेवल पर वापस नहीं जा सकते हैं, क्योंकि पानी एक ही डायरेक्शन में बहता है, ऊपर तो वापस नहीं जाता। अगर किसी झरने से पानी बह रहा है तो ऊपर से नीचे बहेगा, नीचे से कभी ऊपर जाता हुआ देखा है पानी। इसीलिए हम इसे बोलते हैं वाटरफॉल मॉडल, क्योंकि यहाँ पर सारी चीज़ स्टेप बाय स्टेप चलती है, लीनियर अप्रोच में और एक सीक्वेंशियल वे में चलती हैं। तो यहाँ पर पहला पॉइंट आता है हमारा फिजिबिलिटी स्टडी। अब फिजिबिलिटी स्टडी मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया, फिजिबिलिटी स्टडी क्या होता है। हम डिटरमाइन करेंगे जो भी हमारा प्रोजेक्ट है वो फिजिबल है या फिर नहीं है, क्या वो डिप्लॉय हो सकता है। तो फिजिबिलिटी स्टडी, फिजिबिलिटी हम किस तरीके से चेक करते हैं वो चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। पहला आता है हमारे पास टेक्निकल फिजिबिलिटी। टेक्निकल फिजिबिलिटी का मतलब क्या है, जो टेक्नोलॉजीज़ हमें चाहिए वो पॉसिबल है या फिर नहीं पॉसिबल है, मतलब एक सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए जितनी टेक्नोलॉजीज़ हमें चाहिए वो हमारे पास है या फिर नहीं है। दूसरी फिजिबिलिटी आती है इकोनॉमिक फिजिबिलिटी। इकोनॉमिक फिजिबिलिटी का मतलब क्या है, ओवरऑल कॉस्ट इसकी कितनी लग रही है, क्या हमारा उतना बजट है जितना कस्टमर हमें बजट दे रहा है, जितने पैसे हमें मिल रहे हैं। क्योंकि अगर हमारे पास कुछ प्रॉफिट ही नहीं होगा तो हम क्यों अपना टाइम स्पेंड करेंगे उस सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए। तीसरी फिजिबिलिटी आती है ऑपरेशन फिजिबिलिटी। ऑपरेशन फिजिबिलिटी का मतलब क्या है, हम चेक कर रहे हैं कि ये जो सॉफ्टवेयर हम बना रहे हैं वो यूज़फुल है भी या फिर नहीं। मतलब अगर हम इसे बनाएं, मार्केट में हम उसे डालें तो वो काम आएगा या फिर ऐवी बेफालतू में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। अगला आता है शेड्यूल फिजिबिलिटी। शेड्यूल फिजिबिलिटी का मतलब क्या है कि जितने टाइम में सॉफ्टवेयर बन जाना चाहिए, क्या हम उतने टाइम में सॉफ्टवेयर को बना सकते हैं या फिर नहीं। तो पहला पॉइंट हो गया हमारा फिजिबिलिटी स्टडी। फिजिबिलिटी स्टडी के बाद आता है रिक्वायरमेंट एनालिसिस एंड स्पेसिफिकेशन। एनालिसिस का मतलब क्या है, हम पूरी चीज़ों को एनालिसिस करेंगे, चीज़ों को गैदर करेंगे और एक एसआरएस बनाएंगे। एसआरएस मैंने अभी आपको पहले अच्छे से बताया था। एसआरएस क्या होता है, हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट होता है यूज़र और डेवलपर के बीच में। एसआरएस की फुल फॉर्म क्या होती है, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। फॉर एग्जांपल हम एक फूड डिलीवरी ऐप बना रहे हैं तो हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, तो वो सारी की सारी चीज़ें हम यहाँ पर एनालाइज करेंगे और स्पेसिफाई करेंगे। अगला आता है सिस्टम डिज़ाइन। सिस्टम डिज़ाइन भी अभी आपने SDLC मॉडल में पढ़ा था। तो देखो यहाँ पर हमने एनालिसिस कर लिया, स्पेसिफिकेशंस डाल दिया, अब हम डिज़ाइन करेंगे। डिज़ाइन करने का मतलब क्या है, हम प्लान कर रहे हैं अपनी चीज़ को, कैसे हम बिल्ड करेंगे, एक ब्लूप्रिंट बना रहे हैं। ब्लूप्रिंट बनाने के लिए हमें ओवरऑल आर्किटेक्चर देखना होगा। तो ये हम चीज़ें दो तरीके से देखते हैं, एक तो हाई लेवल डिज़ाइन बनाकर, दूसरा लो लेवल डिज़ाइन बनाकर। अब डिज़ाइन हमने बना लिया तो हमें क्या करना है, कोडिंग करनी है, उस चीज़ को एक्चुअली में इम्प्लीमेंट करना है। इम्प्लीमेंट के साथ साथ हमें यूनिट टेस्टिंग करनी है। तो एक्चुअली में इम्प्लीमेंट हम कैसे करेंगे, जो भी हमने बनाया है यहाँ पर डेवलपर जो है कोडिंग बनाने लग जाएगा, जो भी उसने डिज़ाइन बनाया उसे एक रियल सॉफ्टवेयर में कन्वर्ट करने लग जाएगा। मतलब कोड इम्प्लीमेंटेशन का मतलब है जो भी हमने कोड बनाया है उसने अपने उस कोड को एक रियल सॉफ्टवेयर में हमने करना है उसे डेवलप। अब यहाँ पर क्या करता है, डेवलपर एक्चुअली में कोड लिखता है, कोड लिखने के साथ साथ उसे टेस्ट करता है कि कोई गलती तो नहीं हुई है, हमारी कोई मॉड्यूल में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, कोई ख़राबी तो नहीं आ रही। अगर कोई ख़राबी आ रही है तो साथ के साथ उसे सही कर दिया जाता है उसी मोमेंट पे। अगला आता है हमारे पास इंटीग्रेशन एंड सिस्टम टेस्टिंग। तो देखो जैसे कि मैंने आपको बताया था, हाई लेवल डिज़ाइन में हम बनाते हैं बहुत सारे मॉड्यूल्स। अब बहुत सारे मॉड्यूल्स हमने बनाए, कोडिंग में हमने उन मॉड्यूल्स को बना दिया है। मॉड्यूल्स को बनाने के बाद अगर कोई एक बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है, फॉर एग्जांपल आपका एक बहुत बड़ा ये सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर में 1 2 3 4 5 6 मॉड्यूल्स हैं। 6 मॉड्यूल्स को बना के एक सॉफ्टवेयर हमारा बन रहा है, तो उन सब मॉड्यूल्स को इंटीग्रेट भी तो करना पड़ेगा। अलग अलग से मॉड्यूल्स बना के काम थोड़ी चलेगा, एक पूरा सॉफ्टवेयर थोड़ी बन जाएगा। तो हम क्या करते हैं, उन सारे मॉड्यूल्स को करते हैं इंटीग्रेट। तो इंटीग्रेट करने के बाद हमें करनी है टेस्टिंग। तो टेस्टिंग कैसे कैसे होती है, यहाँ पर होती है 3 तरह की टेस्टिंग। पहली टेस्टिंग होती है यूनिट टेस्टिंग। यूनिट टेस्टिंग का मतलब है कि जो भी हमने मॉड्यूल बनाया है उस मॉड्यूल को हम चेक कर रहे हैं, एक यूनिट वाइज हम मतलब एक मॉड्यूल बना दिया तो उस मॉड्यूल को हम चेक कर रहे हैं कि वो सही है या फिर नहीं। मतलब जो भी हमने कोड लिखा है उस कोड को सेपरेटली चेक कर रहे हैं बिना इंटीग्रेट करे। अगला आता है हमारा इंटीग्रेशन टेस्टिंग। इंटीग्रेशन टेस्टिंग का मतलब क्या है, इन सारे मॉड्यूल्स को हमने कंबाइन कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया। हम टेस्ट कर रहे हैं कि क्या वो सारे मॉड्यूल्स मतलब सही से काम कर पा रहे हैं या फिर नहीं कर पा रही हैं। अब सारे मॉड्यूल्स हमने डाल दिए, एक मॉड्यूल हमने डाल दिया, बीच में एक इंटरफेस बन गया। मान लो मॉड्यूल्स को ऐड करने के बाद भी हमें कुछ फंक्शनैलिटी ऐड करनी है। अब वो फंक्शनैलिटी ऐड करने के बाद हमारे पास एक प्रॉपर सॉफ्टवेयर बन गया। अब सॉफ्टवेयर बन गया मतलब हमने इंटीग्रेशन टेस्टिंग भी कर ली, इन सबको इंटीग्रेट करने के बाद हमारा पूरा सॉफ्टवेयर बन गया। तो पूरे सिस्टम को भी हमें टेस्ट करना है। तीसरी टेस्टिंग हमारे पास आती है सिस्टम टेस्टिंग। सिस्टम टेस्टिंग क्या हमें बताती है, जब वो मॉड्यूल हमारे पूरी अच्छे से इम्प्लीमेंट हो गए हैं या फिर इंटीग्रेट हो गए हैं
और हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो पूरा बन गया है, मतलब कंप्लीट हो गया, अब उसमें कोई भी चेंजेस नहीं करने हमारे अकॉर्डिंग, वो पूरा का पूरा बन गया है, उसमें और भी फंक्शनैलिटीज़ हमें ऐड नहीं करनी है। तो उस टेस्टिंग, फाइनल टेस्टिंग को हम बोलते हैं सिस्टम टेस्टिंग। मतलब कस्टमर को देने से पहले या फिर उसे डिप्लॉय करने से पहले जो टेस्टिंग करी जाती है उसे ही हम बोलते हैं सिस्टम टेस्टिंग। तो सिस्टम टेस्टिंग हमारी 3 तरह की होती है, ये भी हमने पीछे पढ़ा था SDLC मॉडल में, अल्फ़ा, बीटा और एक्सेप्टेंस। सो टेस्टिंग का मेन पर्पस क्या होता है, हमें ढूंढने होते हैं कि कोई बग्स तो नहीं आ रहे हमारे कोड में, हम रिक्वायरमेंट मीट कर पा रहे हैं यूज़र की या फिर नहीं, क्वालिटी उसकी कैसी है। अगला आता है मेंटेनेंस। मेंटेनेंस का मतलब क्या है, जो भी हम सॉफ्टवेयर बना रहे हैं उसका लॉन्ग टर्म सपोर्ट क्या है, कैसे हम बग्स को फिक्स करेंगे, कैसे कैसे फीचर्स को अपडेट करेंगे, कॉन्टीन्यूस इसका लाइफ साइकिल कैसे रहने वाला है। सो नाउ हेयर कम्स द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ वाटरफॉल मॉडल। तो इसका एडवांटेज क्या है, देखो वाटरफॉल मॉडल था बिल्कुल सिंपल तरीके से, पहले हमने फिजिबिलिटी स्टडी इसकी चेक करी, फिर उसके बाद एनालिसिस देखा, डिज़ाइन डेवलपमेंट एंड डिज़ाइन, उसकी फिर कोडिंग, ये सब चीज़ें हमने एक प्रॉपर फ्लो में देख ली। तो हमने इतना तो पता चल गया कि बहुत ज़्यादा सिंपल है और बहुत ही ईजिली हम इसे समझ सकते हैं। क्लियर डॉक्यूमेंटेशन है, सारी डॉक्यूमेंटेशन एकदम क्लियर थी, छोटे प्रोजेक्ट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में भी इसकी अच्छी है। इसका डिसएडवांटेज क्या है, हम चेंज नहीं कर सकते रिक्वायरमेंट को, क्योंकि वाटरफॉल मॉडल है, एक ही फ्लो में सारी चीज़ें बह रही है। एक ही फ्लो में अगर सारी चीज़ें बहेंगी तो हम वापस, अगर फॉर एग्जांपल कोई भी हमारे पास दिक्कत आ जाती है, मतलब टेस्टिंग के टाइम हमारे पास कोई प्रॉब्लम आ जाती है, हमें चाहिए कोडर की ज़रूरत, तो हम वापस कोडर पर नहीं जा सकते हैं। यहाँ पर कोई फीडबैक सिस्टम है ही नहीं कि यहाँ नीचे से हम ऊपर जा पाएँ, तो डिफ़िकल्ट टू चेंज रिक्वायरमेंट्स, अपनी रिक्वायरमेंट्स को चेंज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। एरर्स बाद में डिस्कवर हुए तो प्रॉब्लम हो जाएगी। कॉम्प्लेक्स सिस्टम के लिए बना ही नहीं है, छोटे प्रोग्राम के लिए बनाया है, तो जो बड़े बड़े प्रोग्राम हैं उनके लिए बना ही नहीं है, और कोई अच्छी वर्किंग नहीं है इसकी लास्ट स्टेज तक। अगला मॉडल हमारा आता है प्रोटोटाइप मॉडल। तो प्रोटोटाइप मॉडल हमारा किस लिए होता है, देखो प्रोटोटाइप मॉडल काफ़ी इंपॉर्टेंट मॉडल है, काफ़ी बार ये पूछ लिया जाता है। तो प्रोटोटाइप मॉडल क्या करते हैं, हमें एकदम क्लियर डॉक्यूमेंटेशन देता है। फॉर एग्जाम्पल हमारा एक ऐसा कस्टमर है, हम एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, हमारा एक ऐसा कस्टमर है जो जिसे एक सॉफ्टवेयर बनवाना है, लेकिन उसे खुद को ही नहीं पता एक्चुअली में उस सॉफ्टवेयर में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। मतलब एक शॉपकीपर है, उसकी एक शॉप है, फॉर एग्जांपल उसकी शूज़ की शॉप है। अब उसे एक ऑनलाइन वे में उसे अपना एक सॉफ्टवेयर बनाना है या फिर अपनी वेबसाइट बनवानी है। अब वो आपके पास आता है, यू आर अ डेवलपर, वो बोलता है कि भाई मेरे को एक वेबसाइट बनवानी है, पर मुझे ये नहीं पता, मेरी जूतों की दुकान है, आप अपने हिसाब से उसमें मेरे को बता दो कैसी कैसी वेबसाइट हो सकती है, कैसे आप बना सकते हो। मतलब यूज़र अपनी नीड्स को लेके क्लियर नहीं है यहाँ पर, उसे नहीं पता कैसे क्या क्या उसे चाहिए, क्या क्या चीज़ें चाहिए। तो मान लो आप उसे पूरा बड़ा प्रोजेक्ट बना के दे दो, बाद में वो कहे नहीं मेरे को तो और चीज़ें ऐड करवानी है, या फिर ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए था, ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए था, तो आप 10 बार उस बड़े बड़े प्रोजेक्ट को थोड़ी बनाओगे, जिसके आप पैसे भी एक बार ले रहे हो, एक बार उसकी कॉस्ट एस्टिमेशन कर रहे हो। तो एक प्रोजेक्ट को आप 10-10 बार तो नहीं बनाओगे, क्योंकि एक बार में यूज़र यहाँ पर सेटिस्फाई होने ही नहीं वाला, क्योंकि वो खुद क्लियर नहीं है उसे क्या चाहिए। तो इस कंडीशन में हम यूज़ करते हैं प्रोटोटाइप मॉडल का। तो प्रोटोटाइप मॉडल क्या होता है, हमारा पहले एक SRS बनाता है, मतलब यूज़र से बात करेगा। देखो मैं इसे डायग्राम के थ्रू समझा रही हूँ, फिर आप अच्छे से इसकी थियरी को रीड कर लेना, मैंने नोट्स प्रोवाइड कर देने हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ पर देख लेना। तो पहला होता है हमारा रिक्वायरमेंट गैदरिंग या फिर SRS। तो रिक्वायरमेंट गैदरिंग में क्या होगा, हमारा जो कस्टमर है वो यूज़र को बताएगा कि मेरे को एक ऐसे ऐसे शूज़ की बनवानी है, वेबसाइट बनवानी है, अब आप मेरे को बना के दे दो, मैं चाहता हूँ उसमें मेरी जितने भी जूते वूते हैं सब उसमें दिखें, फीमेल्स के भी मेल्स के भी, सारी चीज़ें हैं, तो आप देख लो अपने अपने हिसाब से कैसे कैसे उसे बनाओगे। तो बेसिकली एक छोटा सा यहाँ पर एक्चुअल SRS नहीं होता, प्रॉपर यहाँ पर वो डॉक्यूमेंटेशन नहीं हो रही कि भाई अब ये फिक्स ही हो गई, अब ये चेंज नहीं हो सकती, क्योंकि यूज़र अभी कंफर्म ही नहीं है उस चीज़ को लेके। तो यहाँ पर हमारी होती है यूज़र की गैदरिंग कि भाई यूज़र ने बोल दिया ऐसे ऐसी चीज़ चाहिए और डेवलपर को पता चल गया, तो यहाँ पर SRS बन गया। SRS बनने के बाद क्या करेंगे, हम देखेंगे वो चीज़ एक्चुअली में फीजिबल है या फिर नहीं है। तो इसी के अंदर सारी चीज़ को लिख के आना है आपको, फीजिबिलिटी स्टडी और रिक्वायरमेंट एनालिसिस इसी के अंदर डिस्क्राइब करनी है। तो हमने SRS बना लिया। SRS बनाने के बाद हम क्या करेंगे, जो भी यूज़र ने हमें बताया उसका एक छोटा सा डिज़ाइन बनाएंगे। छोटा सा डिज़ाइन बनाने का मतलब है एक्चुअल डिज़ाइन नहीं बना रहे जो एक्चुअल हमें बड़ा प्रोग्राम बनाना है या फिर बड़ी वेबसाइट बनानी है। छोटा सा डिज़ाइन बनाया, छोटा डिज़ाइन बनाने के बाद एक प्रोटोटाइप बनाते हैं। प्रोटोटाइप बनाने का मतलब है एक छोटा मॉडल, छोटा वर्किंग मॉडल। फॉर एग्जांपल बहुत बड़ी बड़ी कार्स आज के टाइम में है,
लेकिन उस कार को एक्चुअली डिप्लॉय करने से पहले एक वर्किंग मॉडल बनता है उसका। तो वैसे ही हमने अपने प्रोजेक्ट का बनाना है वर्किंग मॉडल। बिल्ट प्रोटोटाइप का मतलब क्या है, एक वर्किंग मॉडल हमने बनाना है। जो भी कस्टमर ने हमें समझाया हमने उसका डिज़ाइन बनाया, डिज़ाइन की हेल्प से हमने बना दिया उसका प्रोटोटाइप। फॉर एग्जाम्पल कस्टमर ने जो वेबसाइट बनाने के लिए बोली थी, हमने सिर्फ उसका फ्रंट एंड या फिर UI बना दिया, हमने उसके अंदर बैक एंड नहीं लगाई कि वो चीज़ क्लिक करने पे फंक्शन कर रही है, या फिर फॉर एग्जांपल हमने JS भी नहीं लगाई, सिर्फ HTML और CSS का यूज़ करके हमने उसमें स्टाइलिंग और दिखा दिया कि भाई आपकी वेबसाइट कुछ ऐसी दिखेगी, यहाँ पर होम पेज होगा, यहाँ पर लोग सर्च करेंगे, यहाँ पर फीमेल्स के, मेल्स के, बच्चों के जूते यहाँ पर दिखेंगे, तो ऐसी ऐसी आपकी वेबसाइट दिखेगी। तो बेसिकली हमने एक प्रोटोटाइप बनाया, एक्चुअल वर्किंग मॉडल नहीं बनाया हमने। यहाँ पर जो मॉडल हमने हमारा कस्टमर बोल रहा था वो हमने नहीं बनाया, एक छोटा सा प्रोटोटाइप हमने बना दिया। अब हमने दिखाना है कस्टमर को कि क्या आप कुछ ऐसा बनवाना चाहते हो। अगर कस्टमर ने मना कर दिया कि नहीं मेरे को तो और चीज़ें चाहिए, तो यहाँ पर एक काम करो, इस जगह ये चीज़ डाल दो, इस जगह ये चीज़ डाल दो। तो यूज़र क्या करेगा, यहाँ पर यूज़र ने अपनी थोड़ी सी फीडबैक दिया कि भाई मेरे को ऐसी ऐसी चीज़ें करवानी है, आपने जो बनाया है वो अच्छा है लेकिन थोड़ी और चीज़ें मेरे को डलवानी है, मैं इससे सेटिस्फाई नहीं हूँ, अभी तक मैं क्लियर नहीं था लेकिन अब मेरे को इसमें एक और चीज़ डलवानी है। तो यहाँ पर क्या होगा, हम उस सजेशंस को, जो भी यूज़र ने अपना सजेशन दिया है यहाँ पर कराने के लिए, उसे हम करेंगे रिफ़ाइन। मतलब जो भी यूज़र ने हमें सजेशन दिया है उस फंक्शनैलिटी को हम इसमें ऐड कर देंगे कि भाई अब फिर से हम उस डिज़ाइन को इम्प्रूव करेंगे। तो ये ऊपर वाला साइकिल बार बार चलता रहेगा जब तक हमारा कस्टमर सेटिस्फाई ना हो जाए। तो इस ऊपर वाले प्रोसीजर को हम बोलते हैं प्रोटोटाइप। जैसे ही हमारा कस्टमर हो जाता है सेटिस्फाई, मतलब अब हमें पता चल गया कि ये चीज़ें कस्टमर को चाहिए, ऐसा ऐसा प्रोडक्ट कस्टमर को चाहिए, तो हम क्या करेंगे, उसका डिज़ाइन बनाएंगे। जैसे हम वाटरफॉल मॉडल में करते थे, हम एक SRS बनाते थे, कस्टमर हमें बता देता था कैसी कैसी चीज़ें चाहिए। तो यहाँ पर हमारे को बेसिकली कस्टमर की इवैल्यूएशन के बाद हमें पता चलता है क्या क्या चीज़ें हमें बनानी है, क्या क्या चीज़ें हमें करनी है। अब हम बनाएंगे उसका डिज़ाइन। एक्चुअली में जो उसका ब्लूप्रिंट इम्प्लीमेंटेशन है वो हम यहाँ पर बनाएंगे। हमारा डिज़ाइन किसी भी तरीके का हो सकता है, लो लेवल या फिर हाई लेवल डिज़ाइन हमारे अकॉर्डिंग है। हमने डिज़ाइन बनाया, डिज़ाइन बनाने के बाद हमने उस डिज़ाइन को करना है इम्प्लीमेंट। जो पुराने स्टेप्स हमने वाटरफॉल मॉडल में पढ़े थे, सारी एक्सप्लेनेशन आपको वैसी लिख के आनी है। डिज़ाइन के बाद हमने कोड करना है, कोड के बाद हमने यूनिट टेस्टिंग करनी है, साथ साथ एक एक मॉड्यूल्स को कोड करते करते फिर उसके बाद उसे इंटीग्रेट करके टेस्ट करना है। तीनों तरह की टेस्टिंग करनी है, यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, सिस्टम टेस्टिंग, और उसके बाद हमें करना है मेंटेन। तो यहाँ पर ये जो मॉडल है नीचे वाला, डिज़ाइन, इम्प्लीमेंट, टेस्ट, मेंटेन, इसे हम बोलते हैं आइटरेटिव वाटरफॉल मॉडल। आइटरेटिव वाटरफॉल, देखो अभी जो पीछे हमने वाटरफॉल मॉडल पढ़ा था वो था क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल। क्लासिकल क्यों था, क्योंकि मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, वन फ्लो था, लीनियर फ्लो था, वहाँ पर एक ही डायरेक्शन में फ्लो था, कोई फीडबैक नहीं था। मतलब मेंटेनेंस वाला इंसान टेस्टर वाले पे नहीं जा सकता कि आपने ये चीज़ गलत टेस्ट करी है, एक बार दोबारा टेस्ट कर दो हमारे लिए। टेस्टिंग वाला इंसान वापस मेंटेनेबिलिटी पर नहीं, इम्प्लीमेंटेशन पर नहीं जा सकता कि शायद मेरे को कुछ गड़बड़ लग रही है, आपके कोड में एक बार इसे सही कर दो। तो यहाँ पर हम वापस पीछे जा सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं। तो इसीलिए हम इसे बोलते हैं आइटरेटिव वाटरफॉल मॉडल। तो प्रोटोटाइप मॉडल हमारे दो मॉडल्स का कॉम्बिनेशन होता है, पहला तो प्रोटोटाइप और दूसरा आइटरेटिव वाटरफॉल मॉडल। इसकी थ्योरी को आप लोग रीड कर लेना, मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया है, नोट्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। हम बढ़ते हैं अगले मॉडल की तरफ, जो कि है हमारा आइटरेटिव वाटरफॉल मॉडल। देखो आइटरेटिव वाटरफॉल मॉडल एग्जैक्ट सेम है जो हमने क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल में पढ़ा था, लेकिन क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल में एक ही लिमिटेशन थी, क्या थी, कि कोई फीडबैक नहीं था। तो उस फीडबैक को हम लाने के लिए लाते हैं, उसकी लिमिटेशन को ओवरकम करने के लिए लाते हैं हम आइटरेटिव वाटरफॉल मॉडल। मतलब आइटरेटिव वाटरफॉल मॉडल में क्या है, एक फीडबैक फेज हमने डाल दिया है कि यहाँ से जो मेंटेनेंस वाला इंसान है वो ऊपर लेवल पर, जिस भी लेवल पर उसे नीड है वहाँ पर जाके बता सकता है या फिर एक फीडबैक दे सकता है। तो यहाँ से क्या होता है, हमारी जो चांसेस हैं अपने सॉफ्टवेयर को फेलियर होने की वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती हैं। तो इस मॉडल में जो लिमिटेशंस होती हैं वो आइटरेटिव वाटरफॉल मॉडल ओवरकम कर देता है। तो अभी तक हमने दो मॉडल पढ़ लिए, वाटरफॉल मॉडल जो कि दो तरीके का था, आइटरेटिव और क्लासिकल। दूसरा मॉडल हमने प्रोटोटाइप मॉडल पढ़ा। अब अगला मॉडल हम जो पढ़ने वाले हैं, पहले एक बार हम इसकी एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में भी बात कर लेते हैं। हमने प्रोटोटाइप और आइटरेटिव के एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में बात नहीं करी। एडवांटेज क्या है प्रोटोटाइप मॉडल का, कि एरर्स हम इजीली डिटेक्ट कर पाते हैं, बहुत इजीली हमें फीडबैक मिल रहा है, क्योंकि बार बार हम कस्टमर से पूछ रहे हैं भाई आप सेटिस्फाई हो या फिर नहीं हो। यूज़र एक्टिवली इन्वॉल्व है और मॉडल हमारा बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, क्योंकि हम उसे बहुत ईजिली मॉडिफाई कर पा रहे हैं। डिसएडवांटेज क्या है, क्योंकि इसकी कॉस्ट ज़्यादा होगी, बार बार हम इसका प्रोटोटाइप बनाएंगे, बार बार फिर उसे बार बार हमें नहीं पता कितने प्रोटोटाइप हमें बनाने पड़ जाएँ।
और जितने ही प्रोटोटाइप बनेंगे उतना ही ज़्यादा टाइम लगेगा हमें, तो कॉम्प्लेक्सिटी भी उतनी ही ज़्यादा बढ़ेगी। कहाँ यूज़ करते हैं? जब हमारा सिस्टम, हमारे जो यूज़र है उसे नहीं पता उसे क्या चीज़ चाहिए। दूसरी चीज़, हम वहाँ भी इस मॉडल को यूज़ करते हैं जहाँ पर हमें जल्दी जल्दी चेंजेस चाहिए, हमें नहीं पता कहाँ कहाँ इसके चेंजेस चाहिए। और तीसरी जगह हम इसे वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पर रिस्क के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, मतलब भाई इस प्रोजेक्ट में रिस्क के चांसेस हैं, तो पूरा प्रोजेक्ट बनाने की जगह हम इसका प्रोटोटाइप बना के देख लेते हैं। अब आइटरेटिव के एग्जांपल क्या था या फिर एडवांटेज क्या थी कि यहाँ पर फीडबैक पाथ है, हम प्रीवियस फेज पर जा सकते हैं, सिंपल है, इजी टू इम्प्लीमेंट है, कस्टमर का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा नहीं हमें चाहिए होता है इस मॉडल को बनाने के लिए। सो नेक्स्ट वन इज़ योर डिसएडवांटेज। अब इसकी डिसएडवांटेज क्या है कि कोई फीडबैक पाथ हमें प्रोवाइड नहीं करा गया है फीजिबिलिटी स्टडी के लिए। देखो फीडबैक पाथ है लेकिन फीजिबिलिटी स्टडी वाले फेज़ के लिए कोई फीडबैक पाथ नहीं है। नॉट सुटेबल वेयर रिक्वायरमेंट्स आर चेंजिंग, जहाँ पर रिक्वायरमेंट चेंज हो रही है। फॉर एग्जांपल प्रोटोटाइप मॉडल हमारा सुटेबल था, रिक्वायरमेंट चेंज हो रही थी, हम दूसरा प्रोटोटाइप बना रहे थे, लेकिन ऐसी सिचुएशंस के लिए, ऐसी कंडीशंस के लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है। जहाँ पर रिस्क के चांसेस हैं वहाँ पर हम किसका यूज़ कर रहे थे? प्रोटोटाइप का यूज़ कर रहे थे, लेकिन रिस्क वाली जगह पर भी हम इसे नहीं बना सकते क्योंकि यहाँ पर अच्छी खासी कॉस्ट और एस्टिमेशन लगेगी। यूज़र का रिक्वायरमेंट भी बहुत ही ज़्यादा, कस्टमर का रिक्वायरमेंट भी बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर कम है, इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा कम है, तो रिस्क के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। कस्टमर कैन नॉट गेट द इनिशियल आइडिया ऑफ द प्रोडक्ट, तो कस्टमर को या तो स्टार्टिंग में ऐसा रिस्क के टाइम उसकी नीड पड़ती है कस्टमर की, या फिर जब हम उसे प्रोजेक्ट बना कर दे रहे हैं तभी कस्टमर इन्वॉल्व होगा उस प्रोजेक्ट में, बाकी किसी भी स्टेज में कस्टमर हमारा इन्वॉल्व नहीं होगा। तो कहाँ पर हम इसे यूज़ कर सकते हैं? जहाँ पर रिक्वायरमेंट एकदम क्लियर हो, मतलब यूज़र को पता हो कि उसे एग्जैक्टली क्या चीज़ चाहिए, और दूसरी चीज़ प्रोजेक्ट हमारा छोटा हो। तीसरी चीज़ वेयर कस्टमर इंट्रैक्शन इज़ नॉट मच नीडेड, मतलब 3 जगह हम इस मॉडल को यूज़ कर सकते हैं। पहला, जहाँ पर हम यूज़र की रिक्वायरमेंट एकदम क्लियर हो और यूज़र की नीड भी हमें ज़्यादा नहीं पड़ रही है, और एक और चीज़, हम छोटा प्रोजेक्ट बना रहे हैं। अगला मॉडल आता है हमारा स्पाइरल मॉडल। स्पाइरल मॉडल काफ़ी इंपॉर्टेंट मॉडल है, बहुत बार पूछ लिया जाता है। स्पाइरल मॉडल को हम मेटा मॉडल भी बोलते हैं। मेटा मॉडल हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये बहुत सारे मॉडल्स को कॉम्बिनेशन से बना होता है, मतलब जो भी हमने मॉडल पढ़े हैं, वाटरफॉल मॉडल, प्रोटोटाइप मॉडल, आगे हम एक आइटरेटिव मॉडल भी पढ़ने वाले हैं, तो उन सबके कॉम्बिनेशन से हमारा ये मॉडल बना होता है, उसे ही हम बोलते हैं स्पाइरल मॉडल। तो स्पाइरल मॉडल बेसिकली हम कहाँ यूज़ करते हैं? जहाँ पर हमें रिस्क के चांसेस लगते हैं, जहाँ पर हमें रिस्क को एनालाइज करना होता है। सो इफ़ यू वांट टू एनालाइज द रिस्क एट द इनिशियल लेवल ऑफ द सॉफ्टवेयर, मतलब हर एक बेसिक इनिशियल लेवल पर अगर हमें रिस्क जानना है कि सॉफ्टवेयर में कोई रिस्क तो नहीं है, तब हम यूज़ करते हैं स्पाइरल मॉडल का, ताकि हम बेस्ट सॉल्यूशन लेकर आएँ। तो स्पाइरल मॉडल का डायग्राम आपको ज़रूर बनाकर आना है। कोई भी मॉडल आए उस मॉडल का डायग्राम आपको ज़रूर बनाकर आना है। तो पहला हमारा जो पॉइंट होता है वो है ऑब्जेक्ट डिटर्मिनेशन एंड आइडेंटिफाई। ऑब्जेक्ट डिटर्मिनेशन से पहले एक बार SDLC मॉडल को और अच्छे से देख लेते हैं। तो SDLC मॉडल मैंने आपको बताया था, बहुत सारे मॉडल्स का कॉम्बिनेशन होता है। तो ये हमारे वाटरफॉल मॉडल का कॉम्बिनेशन है जो कि बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है। वाटरफॉल मॉडल में भी आइटरेटिव वाटरफॉल मॉडल यहाँ पर हम यूज़ करते हैं। तो ये बेसिकली फोकस करता है हमारे रिस्क एनालिसिस पर कि कोई जो भी हमारा प्रोजेक्ट है उसमें कोई रिस्क तो नहीं है। अगर कोई रिस्क है तो हम कैसे उस रिस्क को इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे बड़े प्रोजेक्ट को हम अपना रिस्क फ्री बना सकते हैं। सो इट डेवलप सॉफ्टवेयर इन अ सीरीज ऑफ रिपीटेड साइकिल। जैसे हमने देखा पीछे बहुत सारे स्पाइरल्स बन रहे थे, तो सॉफ्टवेयर को ये सीरीज ऑफ साइकिल में बनाता है। हर एक फेज़ में एक अपना ही इंपॉर्टेंस होता है। वाटरफॉल की तरह नहीं है कि एक बार एक काम हो गया, रिस्क इवैल्यूएशन हुआ या फिर नहीं हुआ, हमने तो प्रोजेक्ट बना के दे दिया। चाहे आपके प्रोजेक्ट में रिस्क हो तो उसकी तरह नहीं है, उस चीज़ को ये ओवरकम करता है, उस प्रॉब्लम को ये ओवरकम करता है। तो पहला हमारा पॉइंट आता है ऑब्जेक्ट डिटर्मिनेशन एंड आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन। तो ऑब्जेक्ट डिटर्मिनेशन में क्या होता है? हमने सारी चीज़ों को गैदर कर लिया, सारी रिक्वायरमेंट्स को गैदर कर लिया, कस्टमर की नीड्स हमने यहाँ पर जांच ली है कि भाई कस्टमर को क्या क्या चीज़ें चाहिए। उसके बाद हमने क्या करना है? आफ्टर एनालाइजिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर द ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन आर प्रपोज्ड। जो ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस है, बाकी सॉल्यूशंस जो हैं, उस सारे सॉल्यूशंस को हमने ढूंढना है। मतलब हमें पता चल गया, हमने सारी जो भी हमने प्रोजेक्ट बनाना है उसकी सारी इन्फॉर्मेशन को हमने गैदर कर लिया। इन्फॉर्मेशन गैदर करने के बाद हमने सॉल्यूशंस ढूंढने हैं कि भाई अगर ये सॉफ्टवेयर हमने बनाने के लिए दिया है तो क्या क्या सॉफ्टवेयर बनाने के सॉल्यूशंस हो सकते हैं। जितने भी सॉल्यूशंस हैं हमने वो प्रपोज्ड करने हैं। उसके बाद हमने क्या करना है? आइडेंटिफाई करना है और रिजॉल्व करना है रिस्क को। मतलब जो भी हमने सॉल्यूशंस बनाए हैं उसमें से हमने ढूंढना है बेस्ट सॉल्यूशन। मतलब ऊपर वाले पॉइंट में हमने बहुत सारे सॉल्यूशंस को ढूंढा था, उन सॉल्यूशंस में हमने ढूंढना है यहाँ पर बेस्ट सॉल्यूशन। जैसे कि लास्ट टाइम हम ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम में करते थे, तो सिमिलर वे में हमने यहाँ पर एक बेस्ट सॉल्यूशन ढूंढना है। बेस्ट सॉल्यूशन के बाद हमने क्या करना है? हमने देखना है उस बेस्ट सॉल्यूशन में कोई रिस्क तो नहीं है।
तो उसके बाद हमें रिस्क ढूंढना है। जो भी हमने सॉल्यूशन निकाला है उसमें कोई रिस्क तो नहीं है। अगर उसमें कोई रिस्क है तो हमें चांसेस ढूंढने हैं, उसमें चीज़ें ढूंढनी है कि कैसे हम उस रिस्क को ओवरकम कर सकते हैं, कैसे उस रिस्क को ठीक कर सकते हैं। सो नाउ बेस्ट वे टू सेलेक्ट द पॉसिबल सॉल्यूशन इज टू बिल्ड प्रोटोटाइप। अब बेस्ट वे क्या है अपने रिस्क को ढूंढने का या फिर एक पॉसिबल सॉल्यूशन बनाने का, कि हम एक प्रोटोटाइप बना लेते हैं। तो प्रोटोटाइप बनाएंगे, प्रोटोटाइप बनाने के बाद उसमें सारी चीज़ें देखेंगे, उसे चेक करेंगे, उसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये जो हमने बनाया है रिस्क फ्री है या फिर नहीं है। मतलब एक बड़ा मॉडल बनाने की जगह हम छोटा सा प्रोटोटाइप बना रहे हैं। देखो मैंने बोला था ये वाला मॉडल हमारा काफ़ी सारे मॉडल्स का कॉम्बिनेशन है, तो वही कर रहे हैं। रिस्क ढूंढ लिया हमने, रिस्क ढूंढने के लिए हमने रिस्क कैसे ढूंढेंगे, हमने बेस्ट सॉल्यूशन तो निकाल लिया, हमें पता है कैसे कैसे हमने सॉफ्टवेयर बनना है, लेकिन रिस्क ढूंढने के लिए हमने क्या करा, बड़े सॉल्यूशन बनाने की जगह एक छोटा सा प्रोटोटाइप बना लिया। तो प्रोटोटाइप से हमें पता चल जाएगा कि हमारा उसमें रिस्क है या फिर नहीं है। उसके बाद हमें क्या करना है, नेक्स्ट वर्जन बनाना है। नेक्स्ट वर्जन बनाने का मतलब क्या है, अब हमें पता चल गया कि भाई इसमें कोई रिस्क है तो नहीं, और अगर कोई रिस्क है तो हमने वो रिस्क को रिजॉल्व कर देना है। और सिमिलर वे में जैसे हम वाटरफॉल मॉडल में सारी स्टेजेस करते थे, डिज़ाइनिंग, कोडिंग, टेस्टिंग, इम्प्लीमेंटेशन, वो सारी चीज़ हमने यहाँ पे करनी है और उन सारी चीज़ों को आपको एक्सप्लेन करके आना है। इसके अंदर ज़्यादा बड़ा एक्सप्लेनेशन मत देना, छोटे छोटे एक्सप्लेनेशन देना, बट सारे पॉइंट्स को अच्छे से बता कर आना। अगला फेज़ क्या आता है हमारा, रिव्यू एंड प्लान फॉर द नेक्स्ट फेज़। रिव्यू एंड प्लान फॉर द नेक्स्ट फेज़ का मतलब क्या है, क्वाड्रेंट में क्या है, हम कस्टमर को इवैल्यूएशन के लिए देते हैं। जैसे हम प्रोटोटाइप मॉडल में दे रहे थे कि कस्टमर को जो भी हमने अपना बनाया है वो कस्टमर को इवैल्यूएशन के लिए देंगे। अगर कस्टमर हमारा सेटिस्फाई नहीं होता है तो फिर से ये सारी फेजेस जो है हमारी, ये एक स्पाइरल जो हमने यहाँ पर बनाई थी, ये पूरी स्पाइरल फिर से ये प्रोसेस 1 2 3 4 फिर से घूमेंगे। अगर कस्टमर सेटिस्फाई हो जाता है तो ये स्पाइरल हमारा यहाँ से यहाँ तक यहीं पर ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर कस्टमर सेटिस्फाई नहीं हुआ तो फिर से हमें ये सारे प्रोसीजर फिर से फॉलो करने पड़ेंगे जब तक कस्टमर हमारा सेटिस्फाई नहीं हो जाता। सो नाउ हेयर कम्स द यूज़ ऑफ स्पाइरल मॉडल। अब स्पाइरल मॉडल का यूज़ क्या है, देखो जब प्रोजेक्ट बहुत बड़ा हो तब हम स्पाइरल मॉडल का यूज़ करते हैं, या फिर जब रिस्क हो और कॉस्ट इवैल्यूएशन सही से ना हो पा रही हो। दूसरी चीज़, रिक्वायरमेंट्स भी हमारे अनक्लियर है, मतलब रिस्क भी है और रिक्वायरमेंट भी अनक्लियर है। जैसे प्रोटोटाइप में रिक्वायरमेंट अनक्लियर होती थी, यहाँ पर भी हम प्रोटोटाइप बना रहे हैं तो स्पाइरल मॉडल को भी हम यूज़ कर सकते हैं ऐसे सिनेरियोज़ में। इट कैन बी यूज फॉर मीडियम टू हाई रिस्क प्रोजेक्ट, तो इसे हम मीडियम से हाई रिस्क प्रोजेक्ट के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसका एडवांटेज क्या है कि रिस्क एनालिसिस बहुत अच्छे से परफॉर्म हो जाती है, मतलब प्रोजेक्ट बनने से पहले हमें उसका रिस्क पता चल जाता है। कॉस्ट बहुत इजीली हम एस्टेब्लिश कर सकते हैं, एस्टिमेट कर सकते हैं। कस्टमर का इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा हाई होता है और कस्टमर को हम सेटिस्फाई करवा के मानते हैं कि भाई तुम हो सेटिस्फाई, वरना हम अपने काम को दोबारा करते ही रहेंगे। बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल होता है और रिजल्ट जो होते हैं हमें क्वालिटी रिजल्ट मिलते हैं। अब इसका डिसएडवांटेज क्या है कि भाई बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है और बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है, क्योंकि आप लोगों ने भी देखा है हर एक स्पाइरल, हर एक पॉइंट के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं और बहुत सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा टाइम लेंगी, बहुत ज़्यादा कॉस्ट लगेगी, तो टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। अगर कस्टमर कभी सेटिस्फाई नहीं हुआ तो हम बार बार एक ही प्रोजेक्ट में स्टक रह जाएंगे। मेंटेनेंस इसकी ईजी नहीं होती है, बहुत डिफ़िकल्ट होती है बहुत। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए, ऐसे प्रोजेक्ट्स को बनाने के लिए या फिर ऐसे मॉडल को यूज़ करने के लिए हमें हाई एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत होती है। नॉर्मल डेवलपर्स का हम यूज़ नहीं कर सकते, यहाँ पर बड़े बड़े अच्छे डेवलपर्स की हमें ज़रूरत होगी। अगर अच्छे डेवलपर्स ही हमारे पास नहीं है तो हमारा प्रोजेक्ट नहीं बन पाएगा। इट इज़ नॉट सूटेबल फॉर स्मॉल प्रोजेक्ट के लिए सूटेबल नहीं है। नो रीयूजेबिलिटी ऑफ प्रोटोटाइप, मतलब अगर एक प्रोटोटाइप, जितने भी हम प्रोटोटाइप इसमें बना रहे हैं हर एक स्पाइरल में, तो वो प्रोटोटाइप हमारे रीयूजेबल नहीं होते हैं। अगर एक बार एक प्रोटोटाइप बना दिया और वो फेल हो गया तो वो फेल ही है, हम उसे रीयूज़ नहीं कर सकते। अगला मॉडल हमारा आता है इंक्रीमेंटल मॉडल या फिर आइटरेटिव एनहांसमेंट मॉडल। तो इंक्रीमेंटल मॉडल क्या होता है, हमारा एक SDLC अप्रोच है। सो इट इज़ एन SDLC अप्रोच इन विच सॉफ्टवेयर इज डेवलप्ड एंड डिलीवर्ड इन अ स्मॉल मैनेजेबल पार्ट्स इंस्टेड ऑफ बिल्डिंग द एंटायर सिस्टम। तो देखो इसे भी मैं डायग्राम से समझाने वाली हूँ क्योंकि अंदर के सारे पॉइंट्स वही हैं जो आप लोगों ने पढ़ रखे हैं। तो इसमें क्या करते हैं हम, फॉर एग्जांपल आपने बनानी है एक वेबसाइट। देखो वेबसाइट बनानी है, वेबसाइट बनाने के लिए हमने क्या करना है, वेबसाइट के लिए हमें एक सर्च बटन चाहिए होगा, मतलब एक मॉड्यूल चाहिए। फॉर एग्जांपल मेंस सेक्शन खोले, मेंस सेक्शन के अंदर मेंस वाली कैटेगरी आ जाए। वुमेन्स सेक्शन खोले, वुमेन्स वाली कैटेगरी आ जाए। ज्वेलरी सेक्शन खोले, ज्वेलरी वाली, एसेसरीज सेक्शन खोले, एसेसरीज वाली चीज़ें आ जाएँ।
अब ये सारी चीज़ें करने के लिए हमने क्या करा, हमने बांट दिए काम। मतलब हमने पहले बनाया मेंस वाला सेक्शन, मतलब मेंस वाली चीज़ बनाई कि कैसे कैसे मेंस वाली चीज़ें खुलेंगी, कौन कौन सी ड्रेस दिखेंगी, ट्राउज़र, पैंट्स एंड ऑल। उसके बाद हमने वुमेंस वाली चीज़ बनाई। मतलब हमने अपने जो प्रोजेक्ट था उसे मॉड्यूल्स में बांट दिया, अलग अलग मॉड्यूल्स में बांट दिया, अलग अलग मॉड्यूल्स में बांट दिया। तो हम एक एक करके एक एक मॉड्यूल बना रहे हैं। मतलब पहले हमने मेन वाला मॉड्यूल बनाया, फिर वुमेन वाला बनाया, फिर एसेसरीज़ वाला बनाया। तो हर एक मॉड्यूल को बनाने के लिए हम सारी चीज़ों को फोकस करेंगे। तो पहला स्टेप क्या होता है हमारा, रिक्वायरमेंट गैदरिंग। रिक्वायरमेंट गैदरिंग में क्या करते हैं हम, पहले तो उसकी फिजिबिलिटी चेक करेंगे। जो भी हम हमारा प्रोजेक्ट बना रहे हैं हम उसकी फिजिबिलिटी चेक करेंगे, वो फिजिबल है या फिर नहीं है। उसके बाद हम उसे प्लान करेंगे, इसके स्कोप और ऑब्जेक्टिव्स क्या है। वो सारी चीज़ करने के बाद हमने क्या करना है, सारे सामान को इकट्ठा करना है, सारी रिक्वायरमेंट्स को गैदर करना है, स्टेक होल्डर्स, इंटरव्यूज़ वगैरह लेके क्या क्या हमें मटीरियल चाहिए होगा। उसके बाद हमने क्या बनाना है, एक SRS बनाना है। अब SRS हमारा बन गया, मतलब यूज़र और जो हमारा डेवलपर है उसके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब यूज़र क्या करेगा, यूज़र को पता चल गया कि भाई मेरे को एक वेबसाइट बनानी है, ई-कॉमर्स वेबसाइट बनानी है, यहाँ पर कस्टमर को अपना सामान बेचना है। तो एक मेन सेक्शन होगा, एक वुमेन सेक्शन होगा, एक एसेसरी सेक्शन होगा। तो वो क्या करेगा, एक एक करके चीज़ें बनाएगा। मतलब पहले उसने उठाया मेंस वाला सेक्शन के लिए उसने उसका डिज़ाइन बनाया। डिज़ाइन बनाने के बाद उसने उसे डेवलप करा, मतलब उसमें कोडिंग करी। कोडिंग करने के बाद उसे टेस्ट करा और उसे इम्प्लीमेंट कर दिया। टेस्ट करने के बाद उसे इम्प्लीमेंट करा। उसके बाद उसने वुमेंस वाला सेक्शन बनाया। वुमेंस वाला सेक्शन बनाने के बाद उसने उसे कोड करा, उसे टेस्ट करा, उसे इम्प्लीमेंट करा। तो सिमिलर वे में यहाँ पर हमारे पूरा मॉड्यूल, मतलब एक मॉड्यूल बनने की जगह छोटे छोटे पार्ट्स में वो चीज़ बनती है। और ऐसा नहीं है कि एक सेक्शन बन गया तो वो अपने पास रखेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर उसने वो मेंस वाला सेक्शन बना दिया तो वो कस्टमर को पकड़ा देगा कि भाई अभी आपका ये मेंस वाला सेक्शन काम कर रहा है, आप इसे यूज़ करो जब तक हम वुमेंस वाला सेक्शन बना रहे हैं। फिर वो वुमेंस वाला सेक्शन बन जाएगा, वो उसमें इंटीग्रेट कर देगा और कस्टमर को तब तक वो पकड़ा देगा। तो कस्टमर के पास अभी क्या है, वेबसाइट में आप जितनी भी बड़ी बड़ी ई-कॉमर्स वेबसाइट देखते हो, कोई सी भी वेबसाइट देख लो, मीशो देख लो, कुछ भी देख लो, जेप्टो देख लो, या फिर कोई भी एक वेबसाइट देख लो, उसमें क्या था, पहले थोड़े आइटम्स होते हैं, बाद में हम देखते जाते हैं उनकी कैटेगरीज बढ़ती जाती हैं। तो इसी तरीके से वो किस चीज़ पर बेस्ड होते हैं, हमारी इंक्रीमेंटल या फिर आइटरेटिव। वैसे तो ये पुरानी टेक्निक्स हैं, आजकल ये यूज़ नहीं होती हैं। और भी मॉडल्स हैं जो हमारे सिलेबस में नहीं है। फॉर एग्जांपल योर वी मॉडल, एजाइल मॉडल, बहुत सारे मॉडल्स हमारे हैं जो कि हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन हम इन मॉडल्स का भी यूज़ कर सकते हैं ऐसी टेक्निक्स में। तो यहाँ पर क्या करते हैं, हम कस्टमर को थोड़ी सी चीज़ बनाकर दे देते हैं। वो पूरी फंक्शनल चीज़ होती है, लेकिन बाद में हम उसकी फंक्शनैलिटीज़ को बाद में ऐड करते फिरते हैं कि मतलब अभी आप इतने से काम चला लो, इतना आपका काम चल रहा है, आप जब तक इसका काम चलाओगे तब तक हम दूसरा मॉडल बिल्ड कर देते हैं, फिर बाद में हम इस फीचर को बाद में डाल देंगे। मतलब टाइम थोड़ी देर में हम पार्ट्स में उस चीज़ को देते हैं, थोड़े पार्ट्स में। पहले हमने मेंस वाला सेक्शन दे दिया, फिर वुमेंस वाला दे दिया, फिर एसेसरीज़ वाला दे दिया। तो यहाँ पर हमारा इंक्रीमेंटल मॉडल ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पर हम इसे कब यूज़ करते हैं, जब हमारी रिक्वायरमेंट्स पार्शली क्लियर होती है, मतलब पूरी क्लियर नहीं है, और डिलीवरी जल्दी चाहिए। मतलब कस्टमर को कह रहा है कि भाई मेरे को बहुत ज़्यादा अर्जेंट नीड है अपनी वेबसाइट की, तो मेरे को दे दो, थोड़ा ही काम करके दे दो, मतलब एक ही साइट वर्किंग दे दो बट मेरे को दे दो। और या फिर हमारा प्रोजेक्ट बहुत ही बड़ा है जो कि स्टेप्स में कन्वर्ट होना है और यूज़र की फीडबैक की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो हमने क्या करना है, ये सिमिलर वे में हमें सारा प्रोजेक्ट बना देना है। बनाने के बाद हमें पार्ट्स को इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट करने के बाद हम कस्टमर से पूछेंगे कि आप सेटिस्फाइड हो। अगर वो सेटिस्फाई नहीं होता तो फिर से उस सारी चीज़ के ऊपर देखभाल एक बार करी जाती है दोबारा से। सो पूरे सिस्टम को हम दोबारा से रिपीट करते हैं। अब इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है, इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज देखने के बाद हमारे पास एक लास्ट मॉडल बचता है। इसका एडवांटेज है हमारा कि यूज़र क्या हमारा सॉफ्टवेयर अच्छे से काम कर पा रहा है या फिर नहीं कर पा रहा है। चेंजेस जो हैं वो हमारे इजी हैं इंक्लूड करने, रिस्क हमारा कम हो जाता है, टेस्टिंग भी बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाती है, और प्रोग्रेस भी हमारी दिखती है कि कस्टमर के पास अगर हमारा एक मॉड्यूल बन के जा रहा है, वो काम कर रहा है, तो हमें हमारी प्रोग्रेस भी दिख रही है। अब इसका डिसएडवांटेज क्या है कि हमें एक अच्छी खासी प्लानिंग की ज़रूरत है, क्योंकि वो मॉड्यूल हमारे पास नहीं रहने वाला, वो कस्टमर के पास चला जाएगा बन के, तो हमारे पास उसका पुराना रिकॉर्ड भी होना चाहिए। तो इसके लिए हमें करनी पड़ेगी एक अच्छी प्लानिंग की, हमें इतना पूरा वर्किंग देना है इन फंक्शनैलिटीज़ के बिना, और ये चीज़ हमें बाद में ऐड करनी है, तो हमें एक अच्छी प्लानिंग की ज़रूरत पड़ेगी। दूसरी चीज़, ओवरऑल डिज़ाइन हमारा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। मतलब जो भी हम डिज़ाइन बना रहे हैं मॉड्यूल्स के लिए तो हम छोटे छोटे डिज़ाइन बनाएंगे, लेकिन जो ओवरऑल पूरे प्रोजेक्ट के लिए हमारा डिज़ाइन है वो स्टार्टिंग से ही बहुत अच्छा होना चाहिए, ताकि हम उसके अंदर फीचर्स डालें तो कुछ हौच पौच ना हो, हमारा डिज़ाइन ख़राब ना हो।
एंड इट इज़ नॉट सुइटेबल इफ़ द सिस्टम इज़ हाईली इंटरडिपेंडेंट, मतलब ये सुइटेबल नहीं है अगर सिस्टम हमारा एक दूसरी चीज़ों पर डिपेंडेंट है। अगर सिस्टम हमारा इंडिपेंडेंट है तो फिर तो हमारा वो ठीक है, लेकिन अगर सिस्टम हमारे एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, इंटरडिपेंडेंट है, तो वो बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है और मैनेजमेंट इसकी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती है। अगला मॉडल हमारे पास आता है इवोल्यूशनरी मॉडल। तो SDLC मॉडल में हमारे पास यही सब मॉडल्स थे, ये लास्ट मॉडल है हमारे सिलेबस का। तो इस मॉडल को हम बोलते हैं इवोल्यूशनरी मॉडल। इवोल्यूशनरी मॉडल में पहला हमारे पास आता है सॉफ्टवेयर कॉन्सेप्ट, प्रिलिमिनरी रिक्वायरमेंट एनालिसिस, देन डिज़ाइन करेंगे, आफ्टर दैट डेवलप अ वर्जन, डिलीवर अ वर्जन, एलिसिट कस्टमर फीडबैक, इनकॉर्पोरेट कस्टमर फीडबैक। तो इस मॉड्यूल के लिए हमने 4 लाइनें याद कर लेनी है। पहली चीज़, डिज़ाइन अ लिटिल, बिल्ट अ लिटिल, टेस्ट अ लिटिल एंड डिप्लॉय अ लिटिल, मतलब लिटिल काम कर रहे हैं हम यहाँ पर। तो इसके बारे में एक अच्छे से पढ़ते हैं इस मॉडल को। तो इवोल्यूशनरी मॉडल क्या है, हमारे इस आइडिया पे बेस्ड है कि कभी भी हम कस्टमर की रिक्वायरमेंट को अच्छे से नहीं समझ पाएंगे, मतलब इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड द यूज़र रिक्वायरमेंट एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रोजेक्ट। हम बिगिनिंग ऑफ द प्रोजेक्ट में कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स को नहीं समझ सकते। सो इंस्टेड ऑफ दैट हम क्या करते हैं, परफेक्ट रिक्वायरमेंट का वेट करते हैं। परफेक्ट रिक्वायरमेंट का वेट करने का मतलब क्या है, एक बेसिक वर्किंग वर्जन हम बनाते हैं, मतलब थोड़ा सा हमने बना लिया, उसके बाद हमने टेस्ट करा और फीडबैक दिया, मतलब यूज़र से हमने टेस्ट करवाया, छोटा सा वर्जन हमने बनाया। मतलब जैसे मैंने आपको बोला था 4 लाइनें हमने याद कर लेनी है, डिज़ाइन अ लिटिल, तो थोड़ा सा हमने डिज़ाइन करा, टेस्ट करवाया, फीडबैक लिया। अगर फीडबैक के बाद कस्टमर ने बोला भाई ये चीज़ें ऐड कर दो, तो हमने वो चीज़ें ऐड कर दी, इम्प्रूव कर दी, और सिस्टम हमारा ऐसे ही करते करते इवॉल्व होता रहता है। जैसे जैसे कस्टमर अपनी नीड्स बताता रहता है, इम्प्रूवमेंट बताता रहता है, वैसी वैसी हम उसमें चेंजेस करते रहते हैं और छोटे से हमारा इतना बड़ा प्रोजेक्ट बन जाता है। तो हर एक वर्जन जो इसका होता है वो बेटर वर्जन होता है, क्योंकि प्रीवियस वर्जन से ज़्यादा बाद में हम वो जो वर्जन हमने प्रीवियसली बनाया था उसमें हम और ज़्यादा फंक्शनैलिटीज़ को ऐड कर रहे हैं। तो पहला पॉइंट हमारा आता है सॉफ्टवेयर कॉन्सेप्ट। तो सॉफ्टवेयर कॉन्सेप्ट क्या है, हमारा एक स्टार्टिंग पॉइंट है। यहाँ पर डेवलपर और कस्टमर डिस्कस करते हैं कि भाई प्रोजेक्ट कैसा होना चाहिए, मेन पर्पस क्या है, क्या क्या जनरल एक्सपेक्टेशंस है। फॉर एग्जांपल अगर हमें स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम चाहिए तो हमारा डेवलपर और जो यूज़र है वो बताएगा कि भाई ऐसे ऐसे चीज़ें होनी चाहिए। यहाँ पर स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर नोट्स वाला पार्ट होना चाहिए, एडमिशन वाला पार्ट होना चाहिए, जो जो चीज़ें होनी चाहिए। तो आपस में यहाँ पर ये लोग करते हैं डिस्कस। तो पहला जो पॉइंट था यहाँ पर ये सॉफ्टवेयर कॉन्सेप्ट का, तो यहाँ पर क्या है, दोनों के दोनों एक छोटा सा प्रॉपर SRS हम इसे नहीं बोल सकते हैं, बट यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कशन होता है यूज़र और डेवलपर के बीच में। अगला आता है हमारे पास प्रीलिमिनरी रिक्वायरमेंट एनालिसिस। तो प्रीलिमिनरी रिक्वायरमेंट एनालिसिस का मतलब क्या है, बेसिक जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो सबके सब गैदर करी जाती है, क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए, सारे फीचर्स उसके आइडेंटिफाई होते हैं, कौन कौन से फीचर्स हमें चाहिए इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए। यूज़र नीड्स आर रफली अंडरस्टूड, मतलब यूज़र की जो जो नीड्स हैं जो ऊपर उसने बताई हैं उन सबको रफली हम समझ जाते हैं। नॉट एवरीथिंग इज़ क्लियर, मतलब सारी चीज़ें अब क्लियर नहीं होती हैं, लेकिन जितने इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं वो हमें पता होते हैं। फॉर एग्जांपल उसने बोला कि स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड होना चाहिए, अटेंडेंस वाली चीज़ होनी चाहिए, तो वो हमें एकदम क्लियर है कि भाई ये चीज़ें तो होनी चाहिए। और इंटरनल फीचर्स अगर और कुछ डालने हैं जो हमें अपनी मर्ज़ी से जो यूज़र ने नहीं बताया वो सब अभी क्लियर नहीं है। अब उसके बाद क्या करेंगे, हम डिज़ाइन करेंगे। अब हमारे पास रिक्वायरमेंट एनालिसिस होगी, मतलब हमारे पास बेसिक सामान है जिससे हम चीज़ बनाने वाले हैं। तो अब हमारे पास आता है यहाँ पर डिज़ाइन। तो डिज़ाइन का मतलब क्या है, नाउ ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ द सिस्टम इज़ प्लान्ड एंड हाउ मॉड्यूल्स विल इंटरैक्ट, मतलब कैसे मॉड्यूल्स इंटरैक्ट करेंगे, कैसे उसका डेटाबेस बनेगा, कैसे फ्लो होगा, पूरा डिज़ाइन हम बनाते हैं, एक ब्लूप्रिंट यहाँ पर बनाते हैं। सो ये क्या है, हमारा एक कोर डिज़ाइन है दैट रिमेन मोस्टली स्टेबल, मतलब एक डिज़ाइन तो हम बना रहे हैं बट ये डिज़ाइन परमानेंट नहीं है। अगर यूज़र ने कुछ और चेंजेस बनाए या फिर इंप्रूवमेंट बताई तो हमें इस डिज़ाइन में और इंप्रूवमेंट करनी पड़ेगी, तो एक स्टेबल डिज़ाइन नहीं होता है। सो नेक्स्ट पॉइंट इज़, अब हमने डिज़ाइन बना दिया, डिज़ाइन बनाने के बाद हमने क्या करना है, डेवलप करना है। सो इस पॉइंट में हम क्या करते हैं, डेवलप अ लिटिल। पहले हमने डिज़ाइन अ लिटिल करा, तो अब हम क्या करेंगे, उस वर्जन को डेवलप करेंगे। तो एक छोटा सा वर्जन जो हमने डिज़ाइन करा है उसे हम बनाते हैं, उसके अंदर जो जितनी फंक्शनैलिटीज़ हमारे को क्लियर थी उन सारी फंक्शनैलिटीज़ को डालते हैं। इट इज़ नॉट अ फाइनल प्रोजेक्ट येट अ स्टार्टिंग सिस्टम, मतलब ये हमारा एक फाइनल प्रोजेक्ट नहीं है, फिर भी एक स्टार्टिंग सिस्टम है। जो भी हमने डिज़ाइन करा है उस प्रोजेक्ट को हम डेवलप कर रहे हैं। आफ्टर दैट वैलिडेट द वर्जन। वैलिडेट द वर्जन का मतलब क्या है, जो वर्जन हमने ऊपर बनाया है, जो डेवलप करा है, उसे हम टेस्ट करेंगे। यहाँ पर टेस्ट करेंगे, कस्टमर से बोलेंगे कि भाई एक बार चेक करके बता दो, और एक बार इसे प्रैक्टिकली ट्राई करके देख लो कि क्या ये चीज़ सही है, ऐसी चीज़ें चाहिए थी आपको। कस्टमर का फीडबैक लिया, कस्टमर ने फीडबैक दिया
कि उन्हें क्या चीज़ पसंद आई, क्या चीज़ नहीं पसंद आई, क्या उन्हें और ऐड करवाना है, क्या क्या चीज़ें चेंज करवानी है। तो ये फीडबैक बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब कस्टमर का फीडबैक हमने ले लिया, कस्टमर का फीडबैक लेने के बाद हम उस चीज़ को इम्प्रूव करेंगे, मतलब जो कस्टमर ने बोला उस चीज़ को हम इम्प्रूव करेंगे और एक नया वर्जन बनाएंगे। मतलब जो भी अभी हमने बनाया था उसमें ही उस चीज़ को मॉडिफाई करेंगे, थोड़ी सी मॉडिफाई करेंगे, जो जो प्रॉब्लम्स थी उन्हें फिक्स करेंगे, जितने फीचर्स हमें कस्टमर ने और ऐड करने के लिए बताए उन सबको ऐड करेंगे, अपने डिज़ाइन को और भी अच्छा करेंगे। और सेम वे में ये साइकिल रिपीट होती रहेगी जब तक हमारा कस्टमर सेटिस्फाई नहीं हो जाता। तो कहाँ पर हम इसे यूज़ करते हैं? हम इसे यूज़ करते हैं जहाँ पर रिक्वायरमेंट्स हमारी अनक्लियर होती हैं। दूसरी चीज़, सिस्टम हमारा जब कॉम्प्लेक्स होता है। तीसरा, यूज़र का इंटरेक्शन हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। देन कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट हमारी एक्सपेक्टेड होती है। सो नाउ हेयर कम्स योर एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। एडवांटेज क्या है इवोल्यूशनरी मॉडल का, कि कहाँ हम यूज़र सी वर्किंग सॉफ्टवेयर क्लियरली, मतलब यूज़र को अपना वर्किंग सॉफ्टवेयर पहले ही चाहिए, बाद में वो फंक्शनैलिटीज़ ऐड करवाता रहेगा। रिक्वायरमेंट हमारी जैसे टाइम टू टाइम क्लियर हो रही है, मतलब अगर हमें कोई चीज़ चाहिए, कोई चीज़ हम बना रहे हैं, बनाते बनाते हम कह रहे हैं यार एक ये बना देते हैं, इसमें ये चीज़ और ऐड कर देते हैं और अच्छा लगेगा। तो सिमिलर तरीके से ये प्रोसेस हमारा फ्लो करता है। नेक्स्ट है चेंजेस आर इजी टू इंक्लूड। बहुत इजीली हम चेंजेस कर सकते हैं। रिस्क जो है फेलियर का वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, क्योंकि कस्टमर के साथ रेगुलर बेसिस पर इंटरेक्शन हो रहा है, क्वालिटी बहुत अच्छे से इंप्रूव हो रही है। नेक्स्ट इज योर डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज क्या क्या होते हैं इवोल्यूशनरी मॉडल के? पहला कि इट इज़ डिफिकल्ट टू मैनेज मैनी वर्जन। बहुत सारे वर्जन्स बनाना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। अगला, रिक्वायर्स कॉन्टीन्यूअस यूज़र इन्वॉल्वमेंट। जो यूज़र की इन्वॉल्वमेंट है वो बहुत मुश्किल हो जाती है, बार बार देखनी। इट कैन इंक्रीज़ डेवलपमेंट टाइम, मतलब डेवलपमेंट का टाइम भी बढ़ा देता है। और ओवरऑल डिज़ाइन अगर हमारा वीक है तो वो बिल्कुल अच्छा नहीं बन पाएगा। देखो एक और मॉडल हमसे पूछा जाता है, दैट इज़ RAD मॉडल। वैसे तो ये सिलेबस में नहीं है लेकिन काफ़ी बार पूछ लेते हैं। इस मॉडल को हम बोलते हैं रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट मॉडल। ठीक है, RAD मॉडल को हम बोलते हैं रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट मॉडल। अब आपने इंक्रीमेंटल मॉडल पढ़ा था, सिमिलर वे में ये मॉडल है। देखो अंदर की चीज़ें मैं नहीं बता रही हूँ, एक डायग्राम से मैं से समझा रही हूँ, इन केस ये आ जाए। वैसे तो सिलेबस में नहीं है लेकिन पूछा हुआ है एग्जाम में, आई डोंट नो क्यों पूछा हुआ है। तो इसमें क्या करते हैं, देखो पीछे जो हमने इंक्रीमेंटल मॉडल पढ़ा था उसमें क्या था, एक मॉड्यूल बना के दे दिया हमने कस्टमर को दे दिया, कस्टमर अब उसे यूज़ कर रहा है, उसके बाद हम उसे दूसरा मॉड्यूल बना के दे रहे हैं, तीसरा मॉड्यूल बना के दे रहे हैं। तो बार बार धीरे धीरे हम फंक्शनैलिटीज़ को ऐड कर रहे हैं। लेकिन रैपिड मॉडल में हम क्या करते हैं, अगर हमारे पास एक बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है, मतलब फॉर एग्जांपल हमारे पास बहुत ही बड़ा सा सॉफ्टवेयर है, तो हम क्या करेंगे, उसे मॉड्यूल्स में डिवाइड कर देंगे कि भाई हमारे को ये 4 मॉड्यूल चाहिए। तो इन 4 मॉड्यूल के लिए हम क्या करेंगे, 4 टीम बना लेंगे कि एक टीम हमारा मेन सेक्शंस को बनाएगी, दूसरी टीम हमारी फीमेल सेक्शन को बनाएगी, तीसरी टीम हमारी एसेसरीज़ को बनाएगी, चौथी टीम हमारी मेडिकल को देखेगी अगर कोई ई-कॉमर्स वेबसाइट है। तो इस पूरी के पूरे मॉड्यूल में क्या होगा, पहले तो डिज़ाइन बनेगा, सबके अंदर डिज़ाइन होगा। मतलब हर एक टीम उस मॉड्यूल के अंदर पूरा जैसे वाटरफॉल मॉडल काम करता है वैसे ही काम करेगा। पहले डिज़ाइन होगा, डिज़ाइन के बाद कोडिंग होगी, कोडिंग के बाद फिर टेस्टिंग होगी, टेस्टिंग के बाद फिर यहाँ पर भी सेम प्रोसेस होगा हमारा, डिज़ाइन कोडिंग टेस्टिंग। अब जैसी ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, मतलब जैसे ही हमारे सारे मॉड्यूल्स बन गए, मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3, मॉड्यूल 4, जैसे ही हमारे ये चारों मॉड्यूल बन गए हैं, उन चारों मॉड्यूल बनने के बाद हमने क्या करना है, इन सारे मॉड्यूल को करना है इंटीग्रेट। जैसे ही हमारे ये सारे मॉड्यूल हो जाएंगे इंटीग्रेट, मतलब अब हमारे सारे मॉड्यूल बन चुके हैं। अभी क्या हो रहा था, जितने भी हमने अभी तक मॉड्यूल्स पढ़े थे उन सब में बहुत टाइम लग रहा था, एक एक मॉड्यूल बना रहे थे हम, कस्टमर का इवैल्यूएशन ले रहे थे, मतलब बहुत टाइम लग रहा था। लेकिन ये हमारा तब यूज़ होता है जब हमारे पास टाइम की कमी हो, टाइम हमारे पास बहुत कम हो, लेकिन हमें बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बनाना है, लार्ज प्रोजेक्ट बनाना है, लेकिन टाइम भी हमारे पास कम है। तो कम टाइम में लार्ज प्रोजेक्ट हम कैसे बना सकते हैं, RAD मॉडल का यूज़ करके। यहाँ पर क्या करते हैं, हर एक मॉड्यूल्स को डिवाइड कर लेते हैं, अपने प्रोजेक्ट को मॉड्यूल्स में डिवाइड कर लेते हैं। मॉड्यूल्स में डिवाइड करने के बाद हर एक मॉड्यूल के लिए एक प्रॉपर टीम बिठाते हैं और हर एक टीम वही काम कर रही होती है जैसे हमारा वाटरफॉल मॉडल काम करता है। पहले डिज़ाइनिंग होती है, कोडिंग होती है, टेस्टिंग होती है। अब ये सारी चीज़ होने के बाद मतलब हमारे सारे मॉड्यूल्स एक ही टाइम पर सारे मॉड्यूल्स हमारे बन जाते हैं। जैसे ही हमारे सारे मॉड्यूल्स बन गए, अब उन सब मॉड्यूल्स को हमने करना है इंटीग्रेट। अब मॉड्यूल्स तो हमारे इंटीग्रेट हो गए, उसके बाद हमने क्या करनी है, टेस्टिंग करनी है कि भाई हमारे जो मॉड्यूल्स इंटीग्रेट हुए हैं वो सही से हुए भी हैं, बने भी हैं। मॉड्यूल्स को इंटीग्रेट करने के बाद कोई एरर और बग तो नहीं आ रहा। टेस्टिंग करते हैं, टेस्टिंग करने के बाद लास्ट स्टेज हमारी होती है मेंटेनेंस एंड अपडेट
या फिर हम बोल सकते हैं डिप्लॉयमेंट भी साथ साथ यहाँ पर चलता है, मतलब हम डिप्लॉय कर देते हैं, डिप्लॉयमेंट के साथ मेंटेनेंस एंड अपडेट। सो बाय दिस वी हैव कंप्लीटेड दिस यूनिट। और आपको ये यूनिट हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल और शेयर करो अपने फ्रेंड्स को भी, ताकि उन्हें भी हेल्प मिल पाए इस यूनिट के लिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।